वॉइस बोला करें, क्योंकि मुझे प्रेजेंटेशन ऑफ करनी पड़ती है उसके लिए फिर। अच्छा जी, तो गोइंग टूवर्ड्स द recommended books for ethics, the first one is माइक डब्ल्यू मार्टिन। ये इसकी जो नाम ऑलरेडी हमने पहले मैंने आपको बताए थे, ये वही वो है, लेकिन कॉपीएबल फॉर्म में है। तो अगर आप इसको दोबारा डाउनलोड करना चाहें नेट से, तो आप यहाँ से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। वो पिछले वाले पिक्टोरियल फॉर्म में थे। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग एथिक्स, ये आज का लेक्चर है। ब्रिंगिंग द इंजीनियरिंग प्रोफेशन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ मॉरलिटी। जो आपके पास इंजीनियरिंग प्रोफेशन है, इसको जो है किस चीज के दायरे में लेके आना। मोरालिटी, मोरालिटी क्या होती है, किसी को पता है? मोरालिटी, यस सर, गुड बैड, यस, राइट रॉन्ग, अखलाकियात, इखलाकियात, गुड बैड राइट रॉन्ग। अच्छा, बिल्कुल यही चीज है आपके पास। इखलाकियात हमारे पास ना सिर्फ जिंदगी के हर पहलू में होते हैं, बल्कि इंजीनियरिंग में भी इखलाकियात की, अच्छे बुरे की में जो फर्क है उसकी तमीज की हमें अशद जरूरत होती है। क्योंकि एक इंजीनियर है, वो एक इंजेक्शन बनाता है। अगर इंजेक्शन का मटेरियल उसने ऐसा यूज किया है जो कि इंस्टेड ऑफ हीलिंग द पर्सन, उसको अंदर कोई लेट्स से कोई ऐसी वायरस इंजेक्ट कर ले, या कोई ऐसा टॉक्सिसिटी उसमें मौजूद हो जिसकी वजह से उस पेशेंट को एडवर्स इफेक्ट भी पहुंच सकता है। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल, सिर्फ एक इंजेक्शन की दे दी है। तो ये हमारे पास इंजीनियर का ताल्लुक जिंदगी के हर पहलू से है। अभी आगे आएगा थोड़ा सी तारीफ हुई इंजीनियर्स की। तो इसमें हमें इस एथिक्स की, एथिकल जो आपके पास जो सब्जेक्ट है, इसकी अशद जरूरत है हमें समझने की, पढ़ने की। ठीक है। स्कोप ऑफ द कोर्स आपके पास क्या है? इंजीनियर्स क्रिएट प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस टू इम्प्रूव फूड प्रोडक्शन में भी शेल्टर, एनर्जी, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेचुरल कैलेमिटीज। नेचुरल कैलेमिटीज नेचुरल डिजास्टर को कहते हैं, जिस तरह जलजला हो गया, सैलाब हो गया। ठीक है। एंड टू एनहेंस द कन्वीनियंस एंड ब्यूटी ऑफ आवर एवरीडे लाइव्स। तो भाई इंजीनियर्स की जिंदगी के हर पहलू में, ख्वाह वो खाना हो, पीना हो, छत हो, ठीक है, कम्युनिकेशन हो, एनर्जी जनरेशन हो, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो, हर पहलू में, हेल्थ में भी आपके पास डॉक्टर के पास जो उसके हाथ में स्टेथोस्कोप होता है, तो वो किसने डिजाइन किया? एक इंजीनियर ने उसको डिजाइन किया है। ठीक है। या आपके पास एक इंजेक्शन है, वो कौन बनाता है? इंजेक्शन बनाने के लिए जो मशीन होती है उसको कौन बनाता है? एक आपके पास फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसमें जो है एक टैबलेट बनता है, वो किस तरह बनता है? वो आपके पास जिस मशीन पे बनता है, तो वो सब कुछ जो है ये इंजीनियर बनाता है। अच्छा, दे मेक पॉसिबल स्पेक्टेकुलर ह्यूमन ट्रेवल्स वंस ओनली ड्रीम्ड ऑफ इन मिथ एंड साइंस ऑफ फिक्शन। तो भाई इंजीनियर्स क्या करते हैं? ऐसे कारनामे करते हैं। ट्रेंड्स क्या होता है? कारनामे को कहते हैं, जो कि ख्वाबों और ख्यालों में लोगों के आते थे और हम चीज वो बनाते हैं। भाई बहुत तारीफें हुई हैं हमारी। ठीक है। Most technology, however, has double implication as it creates benefits, it raises new moral challenges. तो भाई हर चीज के, हर एडवांसमेंट में के, हर इजाद के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा पहलू, एक बुरा पहलू। बुरा पहलू जरूर होता है। देखिए, खाना है, फूड, अच्छा पहलू ऑब्वियसली इट प्रोवाइड्स एनर्जी। बुरा पहलू क्या है? मैं एक्सेसिव फूड इनटेक करूंगा, लेट्स से जिसमें मिनरल्स ज्यादा हैं, तो लेट्स से शायद मेरा जो है किडनी स्टोन बने। ठीक है। मैं मोटा हो जाऊं। ठीक है। मुझे कोई और ओबेसिटी हो जाए, मुझे मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, मैं कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाए। तो ये क्या है? ये तो हम खाने की बात कर रहे हैं। ठीक है। आप खाने से छोड़ दें, लेट से हम मोबाइल फोन की बात कर रहे हैं, ये एक इजाद है, एक डेवलपमेंट है। तो उसकी अच्छी एप्लीकेशन क्या है? आप, अब मैं बैठा हुआ हूँ, मोबाइल फोन और लैपटॉप की हम बात कर रहे हैं, स्मार्टफोन्स की, तो मैं जी लेक्चर आपके पास, मैं आपसे लेट से किसी स्टूडेंट से मैं 300-400 किलोमीटर दूर बैठा हूँगा, किसी के साथ मैं 10 किलोमीटर के फासले में बैठा हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस में लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ और आपके पास ये पहुंच रहा है एट अ टाइम, सारों के पास। मुझे विजुअली आप लोग देख सकते हैं, मुझे ऑडियो आप मेरा सुन सकते हैं। तो ये इसका क्या है? एक एडवांटेज है इस टेक्नोलॉजी का। लेकिन बैड वो ये है कि एक्सपेक्ट ये कि आप एक्सेसिव टाइम यूज करें अपने मोबाइल फोन पे, अपने स्मार्टफोन्स पे, अपने लैपटॉप्स पे, आप अपनी फैमिली को टाइम ना दें,
आप अपने फ्रेंड्स को टाइम ना दें, ठीक है, आप अपने आप को ज्यादा टाइम ना दें, तो भाई ये क्या है, ये इसकी इम्प्लीकेशंस हैं। तो हर इजाद के अच्छे और बुरे दोनों पहलू होते हैं, तो उसके साथ साथ उसके मॉरल चैलेंजेस हर इजाद आप बनाते हैं तो आपको मॉरली कुछ ना कुछ इशू वहां पे जनरेट होगा। अच्छा, the major scope of this course is to understand the importance of accepting and sharing responsibility, moral responsibility, basically, within the corporate setting in which today most engineering takes place, and also the need for a basic congruence between the goals of responsible professionals, professions, and corporation. तो भाई इस तरह है कि आज के ज़माने में जो कॉर्पोरेट कल्चर है, तो इसमें हम क्या है, हमारे पास हर बंदा किस चीज़ के पीछे पड़ा हुआ है, मैक्सिमम प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना। अब वो तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना किस तरह कमा सकते हैं वो हमने एथिक्स कोर्स में कवर कर दी, एथिक्स नहीं सॉरी एंटरप्रेन्योरशिप में। लेकिन हमारा फोकस पैसों के साथ साथ दूसरी चीज़ें हैं उस पे भी होना चाहिए। किस चीज़ पे हम पैसे कमा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हमारे पैसे कमाने हम जो भी मीन्स यूज कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया हुआ है, जो कि मार्केट में हमने इंट्रोड्यूस किया है, तो ऐसा तो नहीं है कि उसका किसी दूसरे ह्यूमन पे बैड इफेक्ट आ रहा है, उसकी सेहत पे, उसकी हेल्थ पे, या ऐसा तो नहीं है कि एनवायरनमेंट के लिए वो डिजास्टर्स है, या ऐसा तो नहीं है कि उस जो एनिमल राइट्स है आप उसको अब्यूज कर रहे हैं। तो आप लोगों ने हमारा जो कोर्स है उसमें आपको हम क्या कवर करेंगे, हम अपनी राइट्स, हमारे जो राइट्स हो सकते हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है, हमारे बाकी ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स और एनिमल राइट्स, इसको हम सबको कवर करेंगे। ठीक है जी। ये स्कोप ऑफ कोर्स है, नीड ऑफ एथिक्स। एथिक्स का कोर्स हम जब एक मुर्गी का डब्बा बनाते हैं या पिंजरा, या एक स्पेस रॉकेट बनाते हैं या शटल बनाते हैं, या एक एसयूवी बड़ी जीप बनाते हैं या गाड़ी बनाते हैं, ठीक है, ये हमें इंजीनियर एथिक्स की जरूरत पड़ती है। या एक इंजीनियर है, वो एक प्लांट में काम कर रहे हैं जो कि टॉक्सिक गैसेस रिलीज कर रही है, या एक आर्किटेक्ट है जिसने एक इमारत बनाई है जिसकी फाउंडेशन में कुछ इशू है, कुछ फ्ला है, या आपके पास एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो क्या कर रहा है, रोड बना रहा है और वो गलत हरबे इस्तेमाल करके ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, या एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, कुछ प्रोडक्ट लॉन्च किया उसने, वो मार्केट में सप्लाई कर रहा है, लेकिन उसका एनवायरनमेंट पे या लोगों पे बुरा असर आ रहा है। तो हर पहलू में, हर एग्जाम्पल में आपको एथिक्स की जरूरत है। Definition of ethics: ethics is synonymous with morality. Morality और ethics एक ही चीज है, एक ही जो है हाथ की दो उंगलियां हैं, ठीक है। What is morality? डिक्शनरी कहती है कि morality राइट एंड रॉन्ग, ठीक और गलत, गुड एंड बैड, अच्छे और बुरे में फर्क को morality कहते हैं। अच्छे और बुरे, ठीक और गलत। लेकिन ये डिफिनीशंस इनकम्प्लीट है क्योंकि इसके डबल मीनिंग भी हो सकते हैं। आपके पास सामने गाड़ी खड़ी है, गाड़ी और नीचे आपको जमीन पे चाबी नजर आई है, ठीक चीज ही होगी, ठीक है, राइट। व्हाट इज द राइट थिंग टू डू? राइट थिंग ये है कि आप जाएं, आपको चाबी नजर आई है, चाबी उठाएं, ओ गाड़ी है सामने, आप जाएं, गाड़ी को खोलें, खुल गई है, भी स्टार्ट करें और गाड़ी ले जाएं। ये ठीक चीज थी, लेकिन ये मॉरली ठीक चीज नहीं थी। तो हम जब वो राइट और रॉन्ग को या गुड और बैड को यूज करते हैं, तो इसके साथ मॉरली राइट, मॉरली रॉन्ग, मॉरली गुड, मॉरली बैड, ये होना जरूरी है। तो एथिक्स में राइट और रॉन्ग, अगर आप कहते हैं दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, तो हम मॉरली हमारे पास साइलेंट होता है, मॉरली राइट, मॉरली रॉन्ग, मॉरली गुड, मॉरली बैड। तो इवन दो डिफिनेशन राइट रॉन्ग गुड बैड की है, लेकिन उसमें साइलेंट में मॉरली राइट, मॉरली रॉन्ग, मॉरली गुड, मॉरली बैड, ये होना जरूरी है। अच्छा, तो इट रेफर्स टू मॉरल वैल्यूज दैट आर साउंड, ठीक है। हम किस चीज की बात करें? एथिक्स की। एथिक्स को क्या कहते हैं? इसकी जो जनरल डिफिनेशन है कि मॉरल वैल्यूज ऐसे अखलाकियात
जो कि ठीक हो, रीजनेबल हो, डिबेटेबल हो, और ऐसे हरकत या पॉलिसीज या प्रिंसिपल जो कि चाहिए हों और परमिसिबल हों, लोग उसको अच्छी नजर से देखें, ठीक है, और लोग कोशिश करें कि उसको, लोग उसकी तरफ रागिब हों। तो भाई मोरल या अखलाकियात क्या होती हैं, ठीक है, एथिक्स की हम जब बात कर रहे हैं, अखलाकियात क्या होती हैं, ये जो मैंने हाईलाइट किया है इसको थोड़ा सा खुलासा करते हैं उर्दू में। अखलाकियात, अच्छे अखलाकियात क्या होते हैं, जो कि ऑब्वियसली अखलाकियात जो कि अच्छे हों, ठीक है, जिसको लोगों को पता चले कि जी, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों, लोग कहें कि जी ऐसी अखलाकियात हर बंदे में होनी चाहिए, और लोग उसकी तरफ रागिब हों, ठीक है। तो ये आपके पास जो है एथिक्स की जो क्या कहते हैं जनरल डेफिनेशन है। स्पेसिफिक तो हमने पढ़ ली है, ये आगे दोबारा भी आ रही है, इसको हम कवर करेंगे। इंजीनियरिंग एथिक्स इज द स्टडी ऑफ डिसीजंस, पॉलिसी एंड वैल्यूज दैट आर मॉरली डिजायरेबल इन इंजीनियरिंग प्रैक्टिस एंड रिसर्च। जब आप इंजीनियरिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, फील्ड में है या किसी भी इंडस्ट्री में है, या आप रिसर्च कर रहे हैं, कोई आप प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसका डिजाइन बनाना है, उसको आप मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है, उसको उसकी आप उसमें डेवलपमेंट कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो इसमें जब आप मोरली जो डिसीजन आप लें, डिसीजन लें या जो प्रिंसिपल बनाएं, वो मोरल, इथिकली एंड मोरली वायबल हो, गुड हो, तो इसको हम कहते हैं जी इंजीनियरिंग एथिक्स। बेसिकली इंजीनियरिंग एथिक्स कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ moral principles that apply to practice of engineering. The field examines and set obligations by engineers to society, to their clients and to the profession. तो इंजीनियरिंग एथिक्स क्या करता है, ये इंजीनियर्स के लिए ऐसी जिम्मेदारियां आइडेंटिफाई करता है जिसकी बेस पे वो अपने माशरे में अपने कस्टमर को और अपने पेशे को जिम्मेदारी के साथ, खुश असलूबी के साथ निभा सके, ठीक है। तो भाई ये इंजीनियरिंग एथिक्स का काम है। जब वो कोई चीज बनाए, कोई रिसर्च करे, कोई प्रोडक्ट बनाए, उसका डिजाइन बनाए, उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो वो ऐसे फैसले ले, ऐसे डिसीजंस ले, ऐसी पॉलिसी और प्रिंसिपल्स और लॉज बनाए जिसका दूसरे इंसानों को, हैवानों को और कायनात मतलब एनवायरनमेंट को फायदा हो, उसका कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो, तो इसको कहते हैं जी इंजीनियरिंग एथिक्स। डेफिनेशन समझ आ गई है? Yes, sir. यस सर। यस सर। अच्छा, मॉरलिटी, मैंने सा वो गुड बैड वाली बात थी, तो जनरली कहते हैं कि जी द डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग और गुड और बैड बिहेवियर, एंड टू बी स्पेसिफिक, मतलब ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो उसको आगे की तरफ जाते हैं। इट कंसर्न रिस्पेक्ट फॉर बोथ फॉर अदर्स एंड आवरसेल्फ, बीइंग फेयर एंड जस्ट, मीटिंग ऑब्लिगेशंस, respecting rights, not causing unnecessary harm by dishonesty and cruelty. अब भाई क्या है, ये जनरली की बात हमने खत्म कर ली है, इसको हमने पढ़ा हुआ है। स्पेसिफिकली ये कहते हैं आपकी क्या करता है भी, मोरलिटी क्या होती है इसमें, जब हम दूसरों का अदब करें और अपने भी तशख्खुस का, अपने अदब का ख्याल, सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखें। बीइंग फेयर एंड जस्ट, हम अदल इख्तियार करें, ठीक है। मीटिंग ऑब्लिगेशंस, अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। रिस्पेक्टिंग राइट्स, दूसरों के हकूक का ख्याल रखें। नॉट काजिंग अननेसेसरी हार्म बाय डिसऑनेस्टी एंड क्रूल्टी, हम जुल्म और बदखयानती, बददियानती को तर्क करें। तो भाई ये जो इन लोगों ने मॉरलिटी की डेफिनेशन लिखी है, बेसिकली ये हमारे बीइंग अ मुस्लिम, एक बंदा है अगर वो कामिल मोमिन है, तो भाई ये मॉरलिटी की डेफिनेशन उस पर डायरेक्टली फिट आती है। ये तो एक छोटा सा पहलू है इन्होंने मॉरलिटी का डिफाइन किया हुआ है। हमारे पास पूरा कुरान मजीद मौजूद है जो कि हमें अखलाकियात
और ज़िंदगी गुजारने का तरीका और हकूकुल अल्लाह के साथ साथ हकूकुल इबाद और माशरे, हर चीज हर पहलू पे जो है उसने कुरान मजीद में हमारे पास दलाइल मौजूद हैं। सिंपल एक एग्जांपल, आप रास्ते में जा रहे हैं, हमारे पास हदीस है कि जी रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ है, कांटा पड़ा हुआ है, तो उसको उठा के साइड पे कर लो, ताकि आपके पास कोई दूसरा बंदा गुजर रहा होगा, कोई अजनबी गुजर रहा होगा, उसको तकलीफ ना पहुंचे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, मोरलिटी की डिफिनेशन है, जो कि कुरान मजीद एक जिंदा मिसाल है हमारे लिए, किस चीज के लिए, मोरलिटी के लिए। तो अल्टीमेटली ये तो वो क्या कहते हैं वो काफिर इंजीनियरों के लिए ठीक है, इंजीनियरिंग एथिक्स पढ़ने में समझने में थोड़ी उनके लिए मुश्किल होगा। बीइंग मुस्लिम, हमारे लिए ये सब कुछ जो इंजीनियरिंग एथिक्स में जो हमारे पास बातें मौजूद है, ये ऑलरेडी हमारी जिंदगी का इस हिस्सा है। इवन दो ये अब अल्लाह जानता है कि हम कौन कौन से जो है पहलू को फॉलो कर रहे हैं, कौन से को नहीं कर रहे, लेकिन हम इसको अंग्रेजों की क्या कहते हैं पर्सपेक्टिव में इस सब्जेक्ट को अभी पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत हम जो है इस्लाम के तनाजुर में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन हमारी होती रहेगी। मोस्ट फोकस हमारा ये होगा कि जो बुक है उसके जो अंग्रेजों हैं उनकी जो है कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा पढ़ लें। ठीक है, अच्छा जी। इन एडिशन इट इन्वॉल्व्स द आइडियल्स ऑफ कैरेक्टर स्टडी सच एज इंटीग्रिटी, खुद मुख्तारी, ग्रेटिट्यूड, जो है क्या कहते हैं तशक्कुर होना, विलिंगनेस टू हेल्प पीपल इन डिस्ट्रेस, दूसरों की को जो है जो आजमाइश में दूसरे लोगों की तकलीफ में उनकी मदद करना। इट एम्प्लाइज मिनिमाइजिंग सफरिंग टू एनिमल्स, जो इंसान जो हैवानों है उनकी तकालीफ को जो है कम से कम करना, और इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाना। तो ये सब कुछ मोरलिटी के दायरे कार में आता है। कोई क्वेश्चन है तो पूछें। पिछली डिफिनेशन है, इसमें 3 चीजों को डिस्कस किया गया। एक था ह्यूमन वर्थ, ठीक है, दूसरे इंसानों की हकूक का, उनकी जो है ख्याल रखना, जो है हैवानों के राइट्स का ख्याल रखना, और एनवायरनमेंट को भी जहन में रखना। तो ये सब तीनों चीजें जो हैं हाईलाइट हुई हैं पिछली डिफिनेशन में। ह्यूमन वर्थ, एनिमल वर्थ, इकोलॉजिकल वर्थ, इंशाल्लाह हमने इन सबको डिस्कस करना है। हमें जो हमारा जो लेक्चर आगे और आएंगे तो इन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। अच्छा जी, ये जो स्लाइड है ये हम जो है हमारे पास जो लेक्चर 2 है तो उसमें ये थोड़ा सा डिटेल में कवर हुआ है, तो इसको अभी फिलहाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो आपका फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर था 15-20 मिनट का, इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, नहीं है तो लेक्चर जो आज का जो लेक्चर है लेक्चर वीक 2 का, उसकी तरफ जाते हैं। समझ आ गई है कि सो गए हैं? यस सर, आ गई है। यस सर, समझ आ गई आ गई है समझ से। अच्छा, ये थोड़ा सा दरमियान में वो कर लिया करें, पार्टिसिपेट कर लिया करें। वो पिछली मेरी क्लास थी पता नहीं किस सेक्शन के साथ, एंटरप्रेन्योरशिप की, तो मैं थी 2 घंटे की क्लास पूरी लिए, तकरीबन 1.5 घंटा जो हुआ था, 1.5 आवर, तो मैंने पूछे कि समझ आ गई? सारा ने कहा हाँ जी समझ आ गई। उसके बाद मैं दोबारा शुरू हो गया, 15-20 मिनट में लगा रहा। उसके बाद वो टॉपिक मतलब वो 1-2 स्लाइड उन्होंने कवर किए, उसके बाद पूछे कि समझ आ गई? तो सारे पीछे से गायब थे। तो मैंने कहा कि सो गए हो? तो मैंने मिनिमाइज किए तो देखे तो मैं डिस्कनेक्ट, मेरा कनेक्शन हो गया था। तो और मोबाइल देखे तो मोबाइल पे GCR के 10-15 SMS आए हुए थे। तो आप लोग भी मुझे थोड़ा इन्फॉर्म रखा करें, ऐसा ना हो कि मैं बोल रहा होता हूँ पीछे से आप लोग सोए हुए हों या गायब हों। अच्छा जी। ओके सर। आज का लेक्चर नंबर 2 है जो कि हमने कवर करना है। बेसिकली इट्स चैप्टर 1 ऑफ योर बुक एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म। आपके पास अखलाकियात और पेशावराना, आपके पेशे के और एथिक्स का क्या ताल्लुक है, ये हमने डिस्कस करना है। तो बेसिकली यू आर इंजीनियर्स, तो शुरू में तो हम जनरली एक पेशावर जो होता है उसका एथिक्स क्या ताल्लुक होता है उसको डिस्कस करना है, और फिर एक
इंजीनियर का एथिक्स के साथ क्या ताल्लुक है, ये इन दोनों पर्सपेक्टिव्स को हमने देखना है। तो वही लर्निंग ऑब्जेक्टिव, एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म, एथिक्स एंड एक्सेलेंस इन इंजीनियरिंग, macro and micro issues, dimensions of engineering, what is engineering ethics, why study engineering ethics, moral autonomy, skill needed for moral autonomy, और आखिर में डिस्कशन केस स्टडीज। ये आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। स्टार्ट हम करते हैं एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म। तो शुरू में दोबारा मैंने इंजीनियर्स को, ऑब्वियसली वी आर इंजीनियर्स, तो हम इंजीनियर्स के पर्सपेक्टिव में ही इस कोर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो भाई ये डेफिनेशन तो ऑलरेडी उधर भी मौजूद थी कि भाई इंजीनियर्स क्या हैं, create products and processes to improve and enhance the convenience and beauty of our everyday lives. They make possible spectacular human triumphs once only dreamt of in myth and science fiction. तो भाई ये आपके पास ये ऐसी ऐसी चीजें बनाते हैं जो लोगों के ख्वाबों और ख्यालों में आती थी और वो उन लोगों ने, इंजीनियर्स ने बनाई हैं। Most technology, however, has double implications that it creates benefits, it raises new moral challenges. तो भाई जिस तरह मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हर जो इजाद है उसके दो पहलू हैं, अच्छे पहलू भी हैं और बुरे पहलू भी हैं। जिस तरह आपके पास जस्ट एज एक्सप्लोरेशन ऑफ मून एंड प्लैनेट स्टैंड एन इंजीनियरिंग ट्रम्प, जो दूसरे सियारों और चांद की जो मुख्तलिफ वहाँ पे हमने एक्सप्लोरेशन की थी, शटल्स वगैरह भेजे गए थे, आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे, और बाकी चैलेंजर जो था, चैलेंजर नहीं था, दूसरा एक था, वो अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा। तो ये आपके पास गए थे और उन लोगों ने मून जो स्पेस ट्रेवल किया था, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी थी, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ इसकी वजह से एक्सप्लोजन, मुख्तलिफ स्पेस शटल्स भी आई थी, चैलेंजर मुख्तलिफ स्पेस शटल्स तबाह भी हुए थे। जिस तरह चैलेंजर इन 1986 में और कोलंबिया एक स्पेस शटल था 2003 में, these were tragedies that could have been prevented had urgent warnings voiced by experienced engineer been heeded। आपके पास इस तरह था, पहले तो यही कि एडवांसमेंट होगी, ठीक है, एडवांसमेंट होनी चाहिए। अगर हम कहते हैं कि जी जो चांद, ये जो स्पेस एक्सप्लोरेशन हुई थी, तो इसमें दो हाथ से हमारे पास बड़े प्रोमिनेंट है, एक चैलेंजर वाला और एक कोलंबिया। तो ये जो चैलेंजर और कोलंबिया, ये बेसिकली स्पेस शटल के जो रॉकेट्स है उसके नाम थे। अब ये तबाह हो गए थे, एक 2003 में, दूसरा 1986 में। अब क्या हुआ था, इसमें कुछ इश्यूज आए थे, इंजीनियर्स ने पिन पॉइंट किया था या नहीं किया था, जो मैनेजमेंट थे उन्होंने उनकी जो इन लोगों ने क्या किए थे, एतराज किए थे, उसको नजरअंदाज किया था या अंडरमाइन किया था। तो ये तो मुख्तलिफ केस स्टडीज हैं, इसको हम फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन एक तो ऑप्शन ये था, अगर ये रॉकेट या स्पेस शटल ना भेजते तो हादसे भी ना होते। लेकिन यही है कि नहीं जी, एडवांसमेंट होनी चाहिए, डेवलपमेंट आनी चाहिए, आपको जो है डेवलपमेंट के लिए रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन ये रिस्क लॉजिकल रिस्क हो और इसमें हमने एथिक्स के हर पहलू को कवर किया हुआ हो। तो फिर आपके पास ऐसे मामले में हमने क्या करना है, ना सिर्फ इसका हमें फायदा पहुंचेगा, लेकिन और भी इसके moral challenges भी हमारे पास आएंगे। We will examine these other cases of human error for in consideration or for in considering ethics and engineering alike. We can learn from seeing how things can go wrong. मतलब हम कोई चीज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये चीज गलत होगी, इसमें मसला आएगा, और इसको किस तरह हम अपनी गलती को रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एथिक्स और प्रोफेशनलिज्म का एक दूसरे से ताल्लुक है। अब एक्सीलेंस इन इंजीनियरिंग और एथिक्स का क्या ताल्लुक है? Moral values are embedded in engineering projects as standards of excellence, non tacked on as external burden। तो भाई एथिक्स या मॉरल जो वैल्यूज हैं, जब आपने इसको एक बोझ नहीं समझना, बीइंग इंजीनियर, आपने
एथिकल या मॉरल वैल्यूज को बोझ नहीं समझना। बेसिकली ये आपका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जिसको लेकर आप इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स बनाएं या डिजाइन करें। तो मॉरल वैल्यूज जो हैं उनको इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में एज अ स्टैंडर्ड होना चाहिए। जिस तरह आपके पास क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं, इसी तरह एथिकल स्टैंडर्ड्स, एथिकल जो मॉरल वैल्यूज हैं वो भी एक स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए, ना कि आप उसको एक बोझ समझे। अगर आप जो मॉरल वैल्यूज हैं, जब आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें आप एथिक्स को बोझ समझेंगे तो भाई आप ख्वामखा इसमें आपसे कहीं न कहीं पे कमी बेशी रह जाएगी, जो कि इन द एंड विल लीड टू एन एथिकल डायलेमा। अब एथिकल डायलेमा क्या होता है वो अभी आगे आएगा। Engineering projects must integrate multiple moral values connected with goals and constraint। ठीक है भाई, जो आपके पास इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट होते हैं उसका जो स्कोप होता है, उसका जो गोल्स और कंस्ट्रेंट होते हैं, आपको लेट्स से मैं एक कोई भी प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, गोल लेट्स से मैं मोबाइल बना रहा हूँ। अब ये मेरा गोल है। कंस्ट्रेंट क्या है भाई, इसको लाइट वेट होना चाहिए। आपके पास जो मार्केट में मौजूद है वो उन मोबाइल से इसको लाइट वेट होना चाहिए। अब इस तरह है कि मैं इसको लाइट वेट रखने के लिए इसकी जो जो चिप है उसमें कुछ सर्किट्स को रिमूव कर दूं, जो कि इंड इसका नुकसान ये होगा कि शुरू में तो ये बिल्कुल ठीक काम करेगा ये मोबाइल, लेकिन लेट से साल गुजरने के बाद ये हीट अप इशू इसमें आना शुरू हो जाएगा। तो ये इथिकली एंड मॉरली रॉन्ग है। क्यों? आपके पास मैं कंज्यूमर को एक किस्म से स्मोक स्क्रीन क्रिएट कर रहा हूं कि उनको मैं प्रोडक्ट सप्लाई करता हूं और मुझे पता है कि ये प्रोडक्ट साल बाद इसमें मसले आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन मैंने अपने गोल्स को अचीव करने के लिए और अपने कंस्ट्रेंट्स को अवॉइड करने के लिए मैंने अपनी मॉरल और इथिकल इश्यूज को साथ नहीं लेके गया। तो ये आपके पास क्या है, बेसिकली बीइंग एन इंजीनियर, आपको जो प्रोजेक्ट आपके पास मिलेगा तो उसमें आपने अपने जो ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स हैं उसको और मॉरल जो वैल्यूज हैं, जो अखलाकियात के इश्यूज हैं, उसको साथ लेके चलना है आपके पास। अच्छा, समटाइम द मॉरल वैल्यूज आर मैरिड मतलब फजी, या वो क्लियर डिफाइंड नहीं होती, या काउंटलेस जब आप कह दें कि इन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होती हैं। ठीक है, कभी कभी आपकी जो अखलाकियात या जो इखलाकी क्या कह सकते हैं, आपके पास आपको जो इश्यूज आ रहे हैं, जो मॉरल आपके पास इखलाकी, अभी मुझे वर्ड जहन में नहीं आ रहा उर्दू में, आपके पास इतने ज्यादा मॉरल फैसले आपको करने होते हैं कि कभी कभी आपके पास मॉरल एथिकल डायलेमा जन्म लेते हैं। एक मिनट, अच्छा इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कभी कभी आपको लेट से एक बच्चा आता है और आपसे खैरात मांगता है, तो भाई मॉरली ऑब्वियसली जरूरतमंद है, जब वो पैसे मांग रहा है, खैरात मांग रहा है तो जरूरतमंद है, तो मॉरली आपको क्या करना चाहिए, उसको पैसे देने चाहिए। ठीक है, अब अगर कोई हट्टा कट्टा नौजवान आ जाए तो हम उसे कहते हैं कि जाके मजदूरी करो, पैसे क्यों ले रहे हो, पैसे खैरात क्यों मांग रहे हो, बच्चा है। अगर आप उसे वो पैसे मांगता है तो आप पैसे दे देते हैं, आपने ठीक किया मॉरली के नहीं, ठीक किया कि गलत किया, ये मॉरल डायलेमा है। दूसरा इशू, अगर आप उसको कहते हैं कि जी आओ मैं तुम्हें मजदूरी दे रहा हूं, आप उसको लेके जाते हैं, उसको कोई आप उसको काम हवाले करते हैं, ठीक है, काम आसान है, हो गया, ठीक है, फिर भी चाइल्ड लेबर और चाइल्ड राइट्स वाले आपके पीछे पड़ सकते हैं। खैर, चाइल्ड राइट्स और लेबर राइट्स को हम इधर नजरअंदाज करते हैं। अगर आपने उसको काम दिया है, आप उसको जो कीमत अदा कर रहे हो, जो पैसे दोगे वो भी काफी ज्यादा है, लेकिन लेट से जो लेबर इन्वॉल्व है वो काफी
एक्सटेंसिव लेबर है, लेट से आप उसको कहते हैं कि आप सीमेंट की बोरियां उठा के लेके जाओ, और वो बच्चा जो है वो कमजोर है, तो ये भी आपके लिए मॉरल इशू हो गया कि भाई आपने, बल्कि मॉरल डायलेमा हो गया। तो इन सारे सिचुएशंस में आप जब अपने आप को रख के लेके जाएंगे, फरकेंगे, तो हर जो बात होगी उसमें किसी कोई ना कोई मॉरल या एथिकल इशू या डायलेमा आ रहा होगा। अब मॉरल डायलेमा क्या होता है? सिचुएशंस इन विच मॉरल रीजंस कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट, or in which the application of moral values are problematic and it is not immediately obvious what should be done। ठीक है, मॉरल डायलेमा क्या होता है? डायलेमा, ठीक है, ऐसे सिचुएशन जहां पे आपकी जो मॉरल वैल्यूज, जो सिंपल मॉरल वैल्यूज है, वो काम नहीं करती। फॉर एग्जांपल हम यही कह सकते हैं, आपके पास एक है लीनियर इक्वेशन, दूसरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, और भी टाइप्स है। मैं सिंपल मिसाल ही दे रहा हूँ। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना बस एक सीधी लाइन होती है, एक आसान होता है, लेकिन जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी दाएं, कभी बाएं। तो यही मिसाल है जो मॉरल डायलेमास आपके पास जो रियल लाइफ सिचुएशन होती है, तो इसमें आपके पास बहुत से ऐसे इश्यूज आते हैं, आपके पास इथिकल इश्यूज, जहाँ पे आपके पास डायलेमास होती हैं, ऐसे मसाइल होते हैं जिसमें फैसला करना आप लोगों के लिए आसान नहीं होता। ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं जी मॉरल डायलेमास। समझ आ गई? कोई क्वेश्चन है? यस सर। अच्छा जी, हाँ, बस ये कह रहे हैं कि हम इंजीनियरिंग में हम क्या करेंगे, हम मॉरलिटी को, एथिक्स को और अच्छे से अच्छा इंजीनियरिंग एक्सीलेंस को, दोनों को साथ लेके चलेंगे। हम ना सिर्फ अपने डिजाइन को ऑप्टिमाइज करेंगे, अपने प्रोडक्ट जो हमारे पास जो प्रोड्यूस होगा उसकी क्वालिटी को बेहतर से बेहतर रखेंगे, बल्कि एथिक्स को भी अपने जहन में रखेंगे। ठीक है, अब इस तरह है, आपको एक एग्जांपल मैं दे दूं, आपके पास बुक में ये केस स्टडी मौजूद है, एथिक्स एंड एक्सीलेंस इन इंजीनियरिंग में, केस स्टडी ऑफ द डिजाइन ऑफ चिकन कूप। कूप किसको कहते हैं? चिकन कूप, किसी को पता है? सूप नहीं है, कूप। अच्छा, खामोश है, मतलब जो मुर्गियों का डरबा होता है, डरबा नहीं होता, पिंजरा, जिसमें मुर्गियों को हम स्टोर करते हैं, जिंदा मुर्गियों को, तो उसको हम कूप कहते हैं। ठीक है, तो भाई हमें ये इसमें ये मिसाल ले रहा हूँ कि भाई इस तरह था कि एक सिटी है, क्या कहते हैं, एक गांव है, उसमें जो है कुछ एक एक पार्टी है, वो जो है मुर्गी का डरबा बनाना चाहती है। ठीक है, एक ऐसी जगह पे कि जो कि बिल्कुल टाउन के सेंटर में, जो विलेज है उसके सेंटर में मौजूद है। अब इस तरह है कि यहाँ पे बहुत से आपके पास इथिकल इश्यूज आ सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक, मैंने आपको बात ये की थी कि एक मुर्गी के डरबे से लेकर एक स्पेस शटल तक बनाने तक, हर जगह आपके पास इथिकल इश्यूज आपके पास आ सकते हैं। अब मुर्गी का डरबा बनाते हुए क्या इशू आ सकता है? एक्सक्यूज मी सर। जी बच्चे। सर मुर्गी का डरबा मतलब क्या होता है? फार्म सा होता है, क्या होता है? मुर्गी का डरबा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर पिशावरी से। उर्दू स्पीकिंग या पश्तो स्पीकिंग? पश्तो। अच्छा, तो चरगान और कोटा के नाम सुने? यस सर, यस। हाँ, तो मुर्गी का डरबा, चरगान और कोटा के, ये एक ही चीज है। या पिंजरा, शुरू में हमारे टाइम पे, बल्कि हमारे नहीं, हमारे आबा व अजदाद के टाइम में ये कोटागे होती थी। ठीक है, वो पता नहीं उस टाइम ये आपके पास पिंजरे वगैरह और ये जो क्या होते हैं, जो चेन वगैरह से बने होते हैं, जाल वगैरह से जो पिंजरे बने होते हैं, ये चीजें नहीं थी, क्योंकि तो उस टाइम वो पत्थरों से एक या ईंटों से एक छोटा सा कमरा बना लेते थे, जिसमें एक छोटा सा सुराख होता था, जिसमें एक ईंट वो या पत्थर रखते थे, उसको खोलते थे, तो उससे जो है सुबह के टाइम खोल देते थे, मुर्गियां वगैरह बाहर निकलती थी, रात के टाइम मुर्गियां वगैरह सारे अंदर जाती थी,
और वो सुराख को बंद कर देते थे। तो उसका फायदा ये होता था कि जो बिल्लियां वगैरह हैं वो इन रात के टाइम इन परिंदों को, इन मुर्गियों को डिस्टर्ब नहीं करती थी। ठीक है, तो ये तो मुर्गियों का डरबा हो गया। तो ये तो पुराने जमाने की मैंने बात की। अब ये क्या कह रहे हैं कि एक विलेज है, उसमें उन लोगों ने कहा कि जी हम मुर्गी का डरबा डिजाइन करना चाहते हैं। तो बीइंग इंजीनियर्स आपको यहाँ पे क्या का किस किस किस्म की मॉरल इश्यूज आ सकते हैं। तो पहला मॉरल इशू ये है कि भाई इस तरह का ना हो कि लेट से आपके पास 100 मुर्गियां हों और आपके पास जो डरबा आप बना रहे हो वो काफी छोटा हो, या जो पिंजरा आप बना रहे हैं वो छोटा हो। उसमें फिर क्या होगा, आप एनिमल राइट्स को जो है उसका ख्याल नहीं रख रहे, आप उसको नजरअंदाज कर रहे हैं कि भाई मुर्गियां बहुत तंग हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली उनकी हेल्थ पे, उनकी ब्रीथिंग पे असर पड़ रहा है। ठीक है, तो ये एक मॉरल इशू है। दूसरा मॉरल इशू ये है कि आप डरबा बना रहे हो, ऐसा डरबा है जो कि बिल्कुल टाउन के सेंटर में है और लोग इधर से गुजरते हैं तो तूफान होगी, बू होगी, बदबू होगी। तो आपको ऐसा पिंजरा बनाना है जिसकी फ्लोर आप काफी आसानी से साफ कर सके। तीसरा इशू ये है कि लेट से आप मुर्गियां जो है ऑब्वियसली अंडे देगी, अंडे कलेक्ट करने के लिए एक बंदा जब उसके डरबे के अंदर जाएगा, वर्कर जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि वही उसको रिंग के जाना पड़े, ऐसा छोटा या इतना उसकी हाइट कम हो उस डरबे की कि वो बंदे को रिंग के जाना पड़े। तो क्योंकि अगर वो रिंग के जाएगा और वो अंडे कलेक्ट करेगा तो बेसिकली ये ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है। आप जो जो वर्कर है उसकी राइट्स को आप नजरअंदाज कर रहे हैं। एक इशू ये भी आ सकता है कि भाई ये आपने जो डरबा बनाया है वो रास्ते में बनाया है, अब रास्ते में लोग यहाँ से गुजरेंगे तो उनके जाने में मसला होगा, क्योंकि वो सारा जगह आपने जो है वो मुर्गी के डरबे से भरी हुई है, लोगों के इधर उधर जाने में मुश्किल पेश आ रही है। तो ये सारे जो है इथिकल इश्यूज हैं जो कि आपको, मैंने आपको कहा है कि मुर्गी के डरबे से लेकर एक शेल स्पेशल बनाने तक, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने तक आपको इथिकल एंड मॉरल इश्यूज आ सकते हैं, बीइंग एन इंजीनियर और बीइंग अ लेमैन। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? नो सर। No, sir. अच्छा, इश्यूज दो किस्म के हो सकते हैं जो आपके पास एथिकल इश्यूज हैं। ठीक है, today's engineers are increasingly asked to understand excellence and ethics in terms of broader societal and environmental concern. They need to be prepared to grapple with both micro and macro issues. अब micro issues concern the decision made by individuals and companies in pursuing their projects. Macro issues concern global issues such as direction in technological development, the laws that should or should not be passed, and the collective responsibilities of groups such as professional societies and consumer groups. अब भाई क्या है, आपके पास एथिकल इश्यूज दो किस्म के हो सकते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो छोटे लेवल पे, एक कंपनी के लेवल पे या एक इंडिविजुअल लेवल पे, एक हम जब फैसले होते हैं, इश्यूज होते हैं, तो वो माइक्रो इश्यूज होते हैं। मैक्रो इशू जब आप बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स से मैं मिसाल ले रहा हूँ SUVs की, केस स्टडी अबाउट इश्यूज इन SUV। SUV is stands for स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स। स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स को SUVs कहते हैं। कौन सी गाड़ियां आपके पास, जो टिपिकली प्राडो, लैंड क्रूजर, सर्फ, पजीरो, स्पोर्टेज, और अभी जो प्रोटॉन X50 MG की जीप जो SUVs आई हुई हैं, इस तरह BMW X50, तो ये सारी SUVs हैं। ये एक आपके पास सीडान होती हैं, छोटी गाड़ियां। ठीक है, गाड़ियों की कैटेगरीज पता है आपको नाम? एक होती है हैचबैक, हैचबैक जिसकी डिग्गी ना हो उसको कहते हैं जी हैचबैक। फिर आपके पास दूसरी कैटेगरी है सीडान, सीडान की पीछे डिग्गी होती है। ऐसी गाड़ियों को, ऐसी कार्स को जिसकी डिग्गी होती है उसको हम कहते हैं सीडान। फिर और भी कैटेगरीज हैं, कूपे वगैरह वगैरह। लेकिन जो उसके बाद SUVs आती हैं, SUVs थोड़ी बड़ी जीप्स जो होती हैं, लेकिन जीप की भी दो किस्में हैं। एक बड़ी जीप होते हैं, जिस तरह आपके पास रैंगलर हो गया, बड़े बड़े जीप्स होते हैं, ठीक है, जो पहाड़ी इलाकों में आप देखते हैं उसको जीप कहते हैं। एक SUVs होती हैं थोड़ी छोटी। SUVs बेसिकली
ऐसी गाड़ियां होती हैं जो जो कि ऑफ रोड भी यूज कर सकते हैं एंड ऑन रोड। ऑफ रोड से मुराद आप उसको रेगिस्तानों में यूज कर सकते हैं और आप उसको रोड के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। जीप जो स्पेसिफिकली जीप होता है तो उसके टायर्स और उसका मैकेनिज्म ऐसा होता है कि जब आप उसको सही रोड पे भी चलाएंगे तो एक तो वो स्लो जाएगा, एक बहुत शोर करेगा और उसका खर्चा भी ज्यादा होगा। तो जीप्स जो होती हैं वो टिपिकली फॉर ऑफ रोडिंग होती है, सीडान्स या हैचबैक्स टिपिकली फॉर ऑन रोड होती हैं, और एसयूवीज का एक मिक्सचर होता है, उसको आप ऑन रोड भी यूज करते हैं और ऑफ रोड भी यूज करते हैं। अब एसयूवीज हमारे पास हमारे यहाँ लोग बहुत पसंद करते हैं, हर बंदा, मतलब प्राडो इन कंट्रास्ट टू आप एक अच्छी गाड़ी जो है सीडान ले ले। लेट्स से मैं आपको अभी ऑप्शन देता हूं कि कोई आपको गाड़ी दो मौजूद है, आपको देना चाहता है। एक है भाई जी कौन सी, होंडा सिविक, और दूसरी जी है स्पोर्टेज, किया स्पोर्टेज। आप कौन सी गाड़ी लेना पसंद करेंगे? तो आप में से 80% लोग जो है वो स्पोर्टेज की तरफ जाएंगे। क्यों? एसयूवी है, बड़ी है, ऊंची है, ठीक है। अब इसके कुछ, इसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं। अब आपके पास कुछ है माइक्रो इशू और कुछ है मैक्रो इशू। माइक्रो इशू कंपनी के लेवल पे हैं। अब एसयूवी के कुछ फायदा नुकसान है। फायदा नुकसान एसयूवी के क्या होते हैं? सबसे पहला नुकसान इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट है। एसयूवीज बड़ी गाड़ियां होती हैं तो उसके इंजन भी बड़े होते हैं, तो उसका माइलेज वो कम देता है, खर्चा ज्यादा होता है, ज्यादा पेट्रोल या डीजल कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से ज्यादा उसके इमिशंस भी ज्यादा होते हैं। तो एनवायरनमेंट के लिए ये क्या है, डिजास्ट्रस है। तो ये तो हो गया जी एक इशू। दूसरा इशू, एसयूवीज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊंचा होता है, ठीक है। जब ऊंचा होता है तो इसकी वजह से उसके उलटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये हो गया दूसरा इशू, मतलब उलट जाएगा, ऑब्वियसली लोगों की जानों का खतरा है, इट्स अ एथिकल इशू। तीसरा भाई इस तरह है कि आप गाड़ी चला रहे हैं, आपके सामने एक जीप आती है, ठीक है। तो हर बंदा, हर ड्राइवर जीप कोशिश करता है कि जीप को ओवरटेक कर ले। क्यों? क्योंकि जीप उसकी जो लाइन ऑफ विजन है उसको बिल्कुल ब्लॉक कर लेते हैं, उसको जीप के आगे कुछ नजर नहीं आता। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, एक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं। तो ये तीसरा इशू हो गया। चौथा इशू ये है कि भाई जो एसयूवीज वाला है, आप देख लें, हम जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में ये एसयूवीज में और ट्रक्स वगैरह जो आपके पास होते हैं, बड़ी गाड़ियों में जो ड्राइवर होते हैं तो उनको वो एक्सीडेंट भी ज्यादा करते हैं, दूसरी गाड़ियों को और पैसेंजर्स को भी ज्यादा मारते हैं, क्योंकि उनको ऑब्वियसली उनका स्कोप ऑफ विजन थोड़ा ऊपर होता है, वो थोड़ा बहुत हवा में भी होते हैं, क्योंकि बड़ी गाड़ी चला रहे होते हैं ना, थोड़ा सा क्या कहते हैं, शिशके में होते हैं, या क्या कह सकते हैं, तकब्बुर में हो कर लें। तकब्बुर वर्ड तो यहाँ पे ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी बस यूज कर लेते हैं। तो उनको ये इंसान थोड़े छोटे नजर आते हैं, तो इंसान छोटे नजर आते हैं तो उस वजह से ज्यादा एक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो ये चौथा इशू हो गया। ये तो नॉन आपके पास जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो एक्सीडेंट वाला है, तो इसके फैक्ट्स ये आपके पास बुक में मौजूद हैं कि एसयूवीज के हादसे ज्यादा होते हैं एज इन कंट्रास्ट टू अदर, वो और मोर्टेलिटी लेवल भी ज्यादा है। गाड़ी बड़ी होती है, एक बंदे को हिट करे तो खुदा ना खास्ता, तो गाड़ी हिट करती है तो उसका मास भी कम होता है, एरिया भी कम होता है, ठीक है, और उसके जो बिल्ड होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, ठीक है। लेकिन एसयूवीज काफी बड़ी होती हैं, हैवी होती हैं, उसका बिल्ड जो होता है स्ट्रांग होता है, तो ये जिस बंदे को भी हिट करती हैं तो उसके जख्मी ज्यादा होता है, मोर्टेलिटी रेट भी ज्यादा होता है। तो ये आपके पास कुछ एक एसयूवीज के कुछ इश्यूज मैंने बयान किए हैं। तो अब अगर एक माइक्रो लेवल पे हम बात करें तो भी लेट्स से टोयोटा है, उसने फॉर्च्यूनर बना लिए, या होंडा है उसने वीजल बना लिए। तो वीजल में क्या है, इट्स अ हाइब्रिड, ठीक है। हाइब्रिड का फायदा ये है कि इसकी इमिशंस कम है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, मोर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। तो आपने होंडा ने माइक्रो लेवल पे एक इशू को, एक इथिकल इशू को
टैकल कर लिया है। तो जब हम छोटे लेवल पे एक कंपनी या एक इंडिविजुअल एक माइक्रो इशू को, एक एथिकल इशू को छोटे लेवल पे जो है उसको टैकल करने की कोशिश करता है, तो ऐसे इश्यूज कहलाते हैं जी माइक्रो इश्यूज। अब और अगर आप ग्लोबल लेवल पे, अगर लेट से हम कानून पास कर लें कि बैन ऑन एसयूवीज इन सर्टन एरिया, जिस तरह आपके पास यूरो है, यूरोप में मोस्टली उन लोगों ने वो स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं, तो उसमें ऐसी गाड़ियां वो यूरो इमिशंस को देखती हैं कि लेट्स से यूरो 1 यूरो 2 गाड़ियां, उसकी दाखिले पे पाबंदी है इस इलाके में। तो ये क्या है, उन लोगों ने इशू, मैक्रो इशू को, जो एथिकल इशू है उसको मैक्रो लेवल पे उन लोगों ने उसको परस्यू किया हुआ है, उसके ऊपर डिसीजन लिया हुआ है, ठीक है। तो जो लॉज वगैरह हैं, उन्होंने ऐसे लॉज वो किए हैं कि, या ऐसे लॉज को रिजेक्ट किया है, ठीक है। एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स है एक बड़े लेवल पे, कुछ लोग, कुछ कंपनियां उन्होंने मिल गई हैं, और या सोसाइटीज, और उन्होंने कुछ फैसले किए हैं किसी इश्यूज को मैक्रो लेवल पे टैकल करने के लिए। तो आपके पास जो एथिकल इश्यूज हो सकते हैं उसको हम दो तरीकों से टैकल कर सकते हैं, और ये इश्यूज दो किस्म के होते हैं, एक माइक्रो और एक है मैक्रो, ठीक है। इस स्लाइड में कोई क्वेश्चन है तो पूछें। क्लियर है सर? क्लियर है सर दोस्तों। अच्छा जी, एक मिनट। ये इसके ऊपर पुराने वो है मार्क्स, ये मैं हटा देता हूँ। डायमेंशन ऑफ इंजीनियरिंग, आप जब कोई भी, ये ऑलरेडी आप लोगों ने मशीन डिजाइन में थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, उसको हम टेक्स्ट के दायरे में डिस्कस करते हैं। फिगर शोज द सीक्वेंस ऑफ टास्क दैट लीड्स फ्रॉम अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ प्रोडक्ट टू इट्स डिजाइन, मैन्युफैक्चर, सेल एंड यूज एंड अल्टीमेट disposal that are all governed by mechanical engineers, ठीक है। all of these steps are highly iterative and can sometimes be tiresome। समझ आ गई? यस सर। मैंने तो अभी एक्सप्लेन किया नहीं है, आपको समझ आ गई है? बड़े फतीन बंदे हैं आप। सर वो ये मशीन डिजाइन में हमने थोड़ी पढ़े थे कि किस तरह वो डिजाइन स्टार्ट करना, इसलिए मैंने। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, इस तरह है कि थोड़ा सा हम एथिक्स के पर्सपेक्टिव में जल्दी जल्दी इसको एक नजर देख लेते हैं, ठीक है। टास्क इनिशिएशन, आपको क्या करते हैं, सबसे पहले काम शुरू करते हैं किस तरह, कोई आइडिया, कोई नीड, आपको कोई जरूरत पड़ती है, या मार्केट में किसी चीज की डिमांड आती है। जिस तरह आपके पास कुछ पिछले साल जो है कोविड का जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था, तो मास्क की नीड बहुत ज्यादा आई थी, तो लोगों ने काफी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन लोगों ने काफी आइडियाज इंट्रोड्यूस किए थे, किसकी बेस पे, मार्केट डिमांड की बेस पे, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने, आइडिया आ गया है कोई नीड के बाद, तो आप डिजाइन फेज में जाते हैं। डिजाइन में क्या होता है, आप उस कॉन्सेप्ट या गोल्स डिफाइन करते हैं, उसका एक बेसिक रफ स्केच बनाते हैं, ठीक है, और उसका क्या परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन, व्हाट विल बी द एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट, आप किस चीज के लिए इसको यूज करेंगे, और मार्केट में इसकी क्या अहमियत होगी, तो ये सब कुछ आप शुरू में करते हैं। उसके बाद डिटेल एनालिसिस, आप क्या करते हैं, उसको प्रोडक्ट जो आपने बनाया है, ठीक है, उसकी डिटेल ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है, उसकी डिटेल एनालिसिस करते हैं, उसकी सिमुलेशंस वगैरह करते हैं, ठीक है, उसके प्रोटोटाइप बनाते हैं, ठीक है, उसमें जो मटेरियल यूज होंगे और जो कंपोनेंट्स यूज होंगे आप वो स्पेसिफाई करते हैं। तो भाई यहाँ पे क्या हो सकता है, आप इस तरह है कि लेट से आप जो मटेरियल आपके पास यूज होगा, आपके पास ऑप्शन है कि आप
2-3 मटेरियल्स हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। अब एक मटेरियल है, इवन वो सस्ता है, लेकिन उसका एनवायरमेंटल इशू आएगा कि जब फॉर एग्जांपल इंजेक्शंस की मैंने मिसाल दे देता हूँ यहाँ पे। आप एक इंजेक्शन बनाना चाहते हैं। अब इंजेक्शन में ये कि ये इसका जो मटेरियल है उसमें टॉक्सिसिटी है, आपके पास टॉक्सिसिटी उसमें हो सकती है कि ऐसा ना हो कि आपने उस जिस मटेरियल सेलेक्ट किया है सस्ता है, लेकिन इसमें जो आप इसको यूज करेंगे इंजेक्ट करने के लिए किसी मेडिसिन को किसी पेशेंट की बॉडी में, तो कुछ टॉक्सिसिटी इस मटेरियल से इस पेशेंट में ट्रांसफर हो जाए, तो ये आपके पास क्या है, एक एथिकल इशू है। तो आप दोबारा यहाँ से रिवाइज वापस जाएंगे, इटरेटिव वो है, और वापस जाएंगे और दोबारा अपने कॉन्सेप्ट पे और अपने प्रिलिमिनरी डिजाइन और गोल्स पे काम करेंगे और इस फेज को रिपीट करेंगे। अगर आपका इनिशियली आपने जो सिमुलेशन वगैरह किया है, एनालिसिस वगैरह किया है, वो कामयाब हो गया, तो आप उस पर मैन्युफैक्चर स्टेज में जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में क्या है, आप जो जो प्रोडक्ट आप बनाएंगे उसको बनाने के लिए मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस की जरूरत पड़ेगी। आपको प्रोसेस किस तरह करेंगे, हर प्रोसेस कितना टाइम लेगा, इस सब को कहते हैं हम जी स्केजुअलिंग ऑफ टास्क। अब स्केजुअलिंग ऑफ टास्क होने के बाद आप मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स आपके पास होंगे और जो मटेरियल होगा, तो आप उसको परचेस करेंगे। अब अगेन यहाँ पे भी आपके पास वही इशू आ सकता है, मटेरियल सस्ता या महंगा या इको फ्रेंडली या एनवायरमेंटल फ्रेंडली है या नहीं है, या इसका बाद में बायोडिग्रेडेबिलिटी है कि नहीं है, ऐसा ना हो कि इसका डिस्पोज करना बड़ा मुश्किल हो। ठीक है, लेट्स से अगर आपके पास जो सिरिंजेस हैं वो सारी मेटल की बनी हुई हो, तो एक तो मेटल तो महंगा है ऑब्वियसली, लेकिन उसकी बायोडिग्रेडेबिलिटी फिर नहीं होगी, वो डिग्रेड होगा नहीं, एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह है। इन कंट्रास्ट प्लास्टिक वाली है, प्लास्टिक वाली भी बायोडिग्रेड नहीं होती, उसको आपको इंसनट्रेट करना पड़ता है, जलाना पड़ता है, जिसका एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स में एनवायरनमेंट के हवाले से बड़ा नुकसानदेह है। और आपको बार बार नीडल चेंज भी करनी पड़ती है, आपको सिरिंज चेंज करना पड़ता है ताकि एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ये ट्रांसफर ना हो कोई डिजीज। तो इंजेक्शन के हवाले से अभी बहुत काम हो रहा है कि ऐसे इंजेक्शन इंट्रोड्यूस करें जो बायोडिग्रेडेबल हों। इस तरह इंजेक्शंस में तो अभी बहुत टाइम है, क्योंकि लिमिटेड यूज है। प्लास्टिक की बॉटल्स या प्लास्टिक के कप्स या स्टायरोफोम के कप्स तो अभी, या जिस तरह आपके पास पॉलीथीन बैग्स हैं, हम जो शॉपिंग बैग यूज करते हैं, तो इन दिनों ये फोकस है कि ऐसे शॉपिंग बैग्स इंट्रोड्यूस करें जो कि बायोडिग्रेडेबल हो, ठीक है, एनवायरनमेंट को नुकसानदेह वो ना हो। तो ये सब कुछ आएगा जी परचेजिंग ऑफ कंपोनेंट्स एंड मटेरियल्स में। उसके बाद जब आप फैब्रिकेशन की तरफ जाएंगे, ठीक है, और असेंबली होगी उस प्रोडक्ट की, ठीक है, ठीक है, आपने प्रोडक्ट बना लिया है, उसकी असेंबली हो गई है, उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल एंड टेस्टिंग की बारी आई है। क्वालिटी कंट्रोल और प्रोडक्ट आपके पास बन गए, उसकी डिजाइनिंग सब कुछ आपने की थी, यू आर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जब आप इसकी टेस्टिंग कर रहे थे, इसकी क्वालिटी चेक कर रहे थे, तो आपने देखा है कि इसके डिजाइन में कुछ फ्लॉ है, कोई इशू है। लेकिन अगर आप उसको पॉइंट आउट करेंगे इस टाइम कि भाई यहाँ पे मैंने जो डिजाइन बनाया था इसमें ये इशू आ रहा है, तो वी शुड आपको दोबारा इधर से इधर आना पड़ेगा। तो क्या है ये, आप कहते हैं कि जी मेरी रेपुटेशन खराब होगी, लोग कहेंगे जी ये किस तरह का इंजीनियर है, इसने इतना खर्चा कर लिया, सब कुछ प्रोसेस हो गया और उसके बाद इसको पता चला कि जी मेरे डिजाइन में मेरे मटेरियल में कुछ इशू था। तो ये आपके पास एक इथिकल इशू है कि आया आप विसल ब्लो करें, आप बताएं लोगों को कि जी इसमें गलती है, ये मेरा डिजाइन गलत था, या ना बताएं, ये आपके लिए इथिकल इशू हो गया है। फिर अगर लेट्स से डिजाइन ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल के बाद आप इम्प्लीमेंटेशन में जाएंगे, उसकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे, सेल्स करेंगे, लोगों को सप्लाई करेंगे उसको, ठीक है, उसकी मैनुअल्स वगैरह लोगों को और उसके पार्ट्स वगैरह सप्लाई करेंगे। उसके बाद शिपिंग एंड इंस्टॉलेशन इसकी होगी, ऑपरेटर्स को आप ट्रेन करेंगे, प्रोविजन फॉर सेफ्टी मेजर्स एंड डिवाइसेस आप लोगों को सप्लाई करेंगे और ताकि लोग इस प्रोडक्ट को यूज करें। उसके साथ साथ एक इंजीनियर क्या करेगा, फील्ड सर्विस भी प्रोवाइड करेगा। इसकी जो यूजफुल लाइफ है उसके दौरान जो मेंटेनेंस होगी, जो रिपेयर्स होगी, जो स्पेयर पार्ट्स वो सप्लाई करेगा।
उसके साथ साथ वो देखिएगा कि भाई इस प्रोडक्ट का लोगों पे या एनवायरनमेंट में पे कुछ बुरा असर तो नहीं आ रहा, ठीक है। अगर वो देखता है कि बुरा असर आ रहा है, ऑब्वियसली उसने ना प्रोसेस हो के ये प्रोडक्ट बनाया था और यहाँ पे पहुंचा है, और वो अभी पॉइंट आउट करेगा कि भाई एनवायरनमेंट पे इसका बुरा असर है, तो ये उसके लिए इथिकल इशू है। क्योंकि अगर वो रिपोर्ट करेगा कि जी इस प्रोडक्ट में जो है इशू है, तो बेसिकली इसको यहाँ तक जाना पड़ेगा वापस, तो ये उसकी रेपुटेशन के लिए बुरा होगा, ठीक है। या ड्यूरिंग द रिपेयर पता चला है कि एक पार्ट है वो बार बार फेल हो रहा है, तो उसको वापस यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो ये सारे आपके लिए क्या है, मुख्तलिफ इश्यूज होते हैं हो जो कि एक इंजीनियर फेस कर सकता है, एथिकल इश्यूज हैं रिलेटेड टू इंजीनियरिंग जिसको वो फेस कर सकता है। तो इस पे कैसा डिसीजन लेगा, तो वो डिसीजन सारे उसकी मॉरलिटी पे और मॉरल अटॉर्नी पे डिपेंड करेंगे, जो कि अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें और भी आपके पास जो प्रोसेस है, रिपोर्ट फाइंडिंग टू पार्टीज एट पॉसिबल रिस्क, उसके बाद फाइनल टास्क क्या है। फाइनल टास्क में उसकी जब जेनेटिक सर्विस मतलब जो यूजफुल लाइफ जब उसकी पूरी हो गई है, वो इक्विपमेंट जब बूढ़ा हो गया, ओल्ड हो गया, तो उसके बाद उसको रीबिल्ड करना है, उसको रिसाइकल करना है या उसको डिस्पोज करना है, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पे भी डिस्पोज होने के दौरान लेट से मैंने सिरिंजेस की मिसाल ली थी। सिरिंज को अगर आप डिस्पोज किस तरह करते हैं, जलाते हैं, तो जलाने के दौरान ऑब्वियसली टॉक्सिक फ्यूम्स एंड गैसेस जो है रिलीज होती हैं, मुख्तलिफ कार्बन पार्टिकल्स वगैरह वगैरह एनवायरनमेंट के लिए बुरे हैं। तो आया आप उसको, ये आपके लिए एक इथिकल इशू है, आप इसको किस तरह टैकल करेंगे, ये इस इंजीनियरिंग एथिक्स के दायरे में आता है। Numerous problems can arise from shortcomings on the parts of engineers, their supervisors, vendors or operators of the product. तो बहुत सी आपके पास इश्यूज आ सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकते हैं जब एक इंजीनियर या उसका सुपरवाइजर या जो उसका दुकानदार है या जो ऑपरेटर जो इस प्रोडक्ट को ऑपरेट करेगा, उससे मुख्तलिफ गलतियां हो सकती हैं उसके मामले में, ठीक है। तो ये एक जो है ये प्रॉब्लम कौन कौन से हैं, लैक ऑफ विजन, इनकम्पिट अच्छा lack of vision which in the form of tunnel vision bias toward traditional pursuit overlooks suitable alternatives, and in the form of groupthink promotes acceptance at the expense of critical thinking. अब lack of vision क्या है भाई, अब मैंने पैसे कमाने हैं, ठीक है, बाकी मेरा जो है एनवायरनमेंट से, दूसरे से, लोगों से किसी से लेना देना नहीं है, मैंने पैसे कमाने हैं, प्रोडक्ट मैंने इंट्रोड्यूस किया है और इसको मैंने बेचना है, पैसे कमाने हैं। ये भी लैक ऑफ विजन है, जब मैं दूसरों के ख्यालात का, उनके एहसास का ख्याल ना रखूं। टनल विजन क्या होती है, जब आप टनल में एंटर हो, सामने आपको आपकी नजर आउट, जो टनल का जो वो है ओपनिंग है, सिर्फ उस पे आप कंसंट्रेट कर रहे हो और आप अपने विसिनिटी पे, अपने सराउंडिंग को बिल्कुल नजरअंदाज कर लें, इसको कहते हैं जी टनल विजन। तो आपके पास आपके टनल विजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक इंजीनियर है, उसको हर चीज को हर नजर रखनी चाहिए और हर चीज का उसके जहन में ख्याल होना चाहिए। इनकम्पिटेंस अमंग इंजीनियर्स कैरिंग आउट टेक्निकल टास्क। अब इनकम्पिटेंस अमंग इंजीनियर, अब ये नहीं कि नालायक इंजीनियर की हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं। अब एक रोड बना रहे हैं, काम सिविल इंजीनियर का है, उसकी असेसमेंट एंड सुपरविजन आप मैकेनिकल इंजीनियर को भेजते हैं कि जाओ और सुपरविजन करो इस रोड की। तो ये आपके पास इनकम्पिटेंस है उस इंजीनियर की, वो उस काबिल ही नहीं है कि वो एक मैकेनिकल इंजीनियर, एक सिविल इंजीनियर का काम करें। तो इसकी वजह से आपके पास क्या है, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।
इसके साथ साथ लैक ऑफ टाइम और प्रॉपर मटेरियल्स बोथ ascribable टू पुअर मैनेजमेंट। अगर आप इंजीनियर है, मैनेजमेंट जो है बोथ ascribable टू पुअर मैनेजमेंट, मतलब जो जिम्मेदारी है वो पुअर मैनेजमेंट की यहाँ पे है, ठीक है। जो मैनेजमेंट है वो आपको टाइम कम देती है एक प्रोडक्ट बनाने में, या आपको मटेरियल ठीक प्रोवाइड नहीं करती, ठीक है। आपको बस वो कहती है कि जी मैनेजमेंट कहती है कि जी जल्द जल्द हफ्ते की जगह 3 दिन में मुझे ये प्रोडक्ट बना के दो, या वो मटेरियल जो आया है रॉ मटेरियल वो थोड़ा सा बेकार है, आप कहते हैं कि जी इसको यूज करो बस आप वो। तो ये आपके पास मैनेजमेंट की इररिलेवेंसी है, उनकी जो है मसला है, जिसकी वजह से आपके पास जो है प्रॉब्लम जो है इशू रेज हुआ है। A silo mentality that keeps information compartmentalized rather than shared across different departments. Silo mentality, what is a silo? या silo? Silo का नाम सुना? नो सर। Silo आपके पास देखें, आप गांव वगैरह में देखें, ये जो एक सिलेंडर टाइप होता है, एक तो संदूक होता है, एक सिलेंडर की टाइप का संदूक होता है जिस बड़ा सा ऊंचा, जिसके अंदर हम अमूमन गंदम स्टोर करते हैं। पश्तो में इसको कहते हैं खंबा। यस सर, खंबा। ठीक है, उर्दू में मुझे नाम नहीं पता। तो सैलो मेंटेलिटी क्या कहते हैं, सैलो किस चीज के लिए यूज होता है? हमारे पास तो घरों में जो यूज के लिए वो छोटे होते हैं, इंडस्ट्री में काफी बड़े बड़े सैलोज होते हैं, बड़े बड़े स्टोरेज यूनिट्स होते हैं, जो कंटेनर्स होते हैं, तो जिसमें आप गल्ले को, आप किसी मटेरियल को स्टोर करते हैं। तो भाई इस तरह की मेंटेलिटी नहीं होनी चाहिए कि आप अगर काम है आपको आता है, एक आप इंडस्ट्री में एक इंजीनियर हैं, ठीक है, टेक्नीशियन हैं या सुपरवाइजर हैं, और आपके पास ये इंफॉर्मेशन मौजूद है, आप वो इंफॉर्मेशन खुद तक महदूद रखें, किसी दूसरे को ना बताएं। लेट्स से एक लेथ मशीन है, उसमें कुछ इशू है, वाइब्रेशन होती है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट जो बनता है वो ठीक नहीं बनता, आपको पता चल गया, और आप अपने दूसरे कुलीग्स को नहीं बताते कि भाई ये इस लेथ मशीन पे अगर तुम वर्क पीस बनाओगे तो उसमें जो जो वाइब्रेशंस की वजह से है उसकी क्वालिटी थोड़ी सी खराब बनेगी। तो ये सैलो मेंटेलिटी है। तो ये इसकी वजह से भी आपके पास कुछ न्यूमरस प्रॉब्लम जनरेट हो सकते हैं इन इंडस्ट्री। फिर है नोशन दैट देयर आर सेफ्टी इंजीनियर समवेयर डाउन द लाइन टू कैच पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। तो भाई इस तरह हो कि आप कहते हैं कि जी आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है और उसमें सेफ्टी इशू है, वो प्रोडक्ट में कुछ हैजर्ड मौजूद है, और आप कहते हैं कि जी प्रोडक्ट मैंने बना दिया है, बस आगे मैं बेचता हूँ, सेफ्टी इंजीनियर बैठा हुआ है, उसकी जिम्मेदारी ये है इसमें ये हैजर्ड आइडेंटिफाई करे और उसको रेक्टिफाई करे। तो अगर इस तरह का रद्दमल वो करेगा तो इथिकली एंड मॉरली वो रॉन्ग होगा, और यहाँ पे इथिकल एंड मॉरल प्रॉब्लम जनरेट हो सकता है। improper use or disposal of the product by an unwary owner or user। अब अगर आप कहते हैं कि जी ये जो स्प्रे कैन है, स्प्रे कैन जो होता है, जो एक ऐसी जो आपके पास बॉडी स्प्रे होता है, इस पे लिखा होता है कि डू नॉट पुट इन द एम्प्टी कैन इन फायर। क्यों? ये इसका तरीका नहीं है इसको डिस्कार्ड करने का, इसका अपना तरीका होता है उसको जो है जो स्प्रे है उसको स्प्रे कैन को डिस्कार्ड करने का। तो बेसिकली आप जब इम्प्रॉपरली किसी चीज को डिस्कार्ड करते हैं तो ये जो है ये आपको तरीका नहीं, मैनुअल आपने प्रोवाइड नहीं किया अपने कंज्यूमर को कि वो किस तरह जब वो ये प्रोडक्ट खत्म हो जाए इसको किस तरह डिस्कार्ड करेगा। तो ये भी मुख्तलिफ जो है इश्यूज को वो जो है जन्म ले सकता है। डिसऑनेस्टी इन एनी एक्टिविटी एंड प्रेशर बाय मैनेजमेंट टू टेक शॉर्टकट्स। जब आप बदखियानती करें आप कोई भी काम करने के दौरान, या आपको जो आपका मैनेजमेंट है वो कहे कि भाई जी शॉर्टकट लो और ये प्रोडक्ट बनाओ, तो आपके पास मुख्तलिफ प्रॉब्लम जनरेट हो सकते हैं। इन अटेंशन to how a product is performing after it is sold and when used। आपने प्रोडक्ट बना लिए हैं, बेच दिए, पैसे जेब में रख के, और कहते हैं कि अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, मैं ये प्रोडक्ट इंडस्ट्री में जाके जो भी कर रहा है या इंडस्ट्री में या
जो कमर्शियल यूज में जहाँ पे भी गया है, और उसके वो वहाँ पे लेट्स से उसकी परफॉर्मेंस में जो भी इशू आ रहा है, उसमें एमिशन उसकी ज़्यादा है, जो भी इशू है, आप अगर उसका ख्याल लिहाज आपके जहन में नहीं रखेंगे तो आपके पास इश्यूज होंगे. Although this list is not complete, it hints at the range of problems that can generate moral challenges for engineers. It also suggests why engineers need foresight and caution. इंजीनियरों को छठी हिस्स और खबरदार किस तरह उनको रहना होगा, especially in imagining who might be affected indirectly by their products and by their decisions in good और हार्मफुल वेज. तो भाई इंजीनियर्स को ना सिर्फ ये जो ऊपर जो प्रॉब्लम मेंशन हुए हैं इसको ध्यान में रखना है, बल्कि इसके साथ साथ और भी बहुत से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसको उसने जहन में रखना है, जिसकी उसने पहले से ही प्रिडिक्शन करनी है. और वो जो प्रोडक्ट बना रहा है जिसको वो सप्लाई करेगा मार्केट में, तो उसके अच्छे और बुरे दोनों असरात उसके जहन में होनी चाहिए. और जब वो जहन में सब कुछ आ गया है कि मार्केट में जाके ये इस तरह परफॉर्म करेगा, अच्छा या बुरा, या इसके हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे या नहीं होंगे एनवायरनमेंट पे, तो उसके बाद ही वो उस प्रोडक्ट को लॉन्च करे. Why study engineering ethics? Engineering ethics should be studied because it is important in contributing us to safe and useful technological product. आपने इंजीनियरिंग एथिक्स पढ़ी हुई है तो आप इन जो प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे अपने मार्केट में वो सेफ होंगी और यूजफुल होंगी. वो आप ऐसी प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे जो फायदामंद होंगी लोगों के लिए, और आपने जिस मकसद के लिए उस प्रोडक्ट को डिजाइन किया हुआ है उसको पूरा करेंगी. To increase one's ability to deal effectively with moral complexity in engineering, आपके पास जो आपकी moral जो इंटीग्रिटी होगी, आपके moral आप इथिकली हर किस्म के प्रॉब्लम्स को जो फील्ड में आपके पास आपके सामने आएंगे उसको आसानी से हल कर सकेंगे. अगर आपके सामने कोई मॉरल क्वेश्चंस, कोई इथिकल डायलेमास आएंगे तो आप उसमें आसानी से इसको फैसला कर सकेंगे कि क्या फैसला लेना है. लेकिन अल्टीमेटली आपका गोल क्या होगा? मॉरल ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस करना, उसको इंक्रीज करना. इंजीनियरिंग एथिक्स का कोर्स आपको पढ़ाने का मकसद क्या है? ताकि आप में मॉरल ऑटोनॉमी जो है वो इंक्रीज हो. मॉरल ऑटोनॉमी क्या होती है? मॉरल मतलब इखलाकी, ऑटोनॉमी क्या होती है? इखलाकी आजादी या इंडिपेंडेंस. ठीक है, एक बंदा है वो ब्लाइंड फॉलोअर ना हो, वो लीडर हो, वो हर अच्छे और बुरे को देखे और उसमें फैसला करे कि ये बंदा अच्छा कर रहा है, ये बुरा कर रहा है. वो हदीस है कि भाई अगर तुम में से कोई बुरा होते देखे तो उसको हाथ चाहिए कि वो हाथ से पहले उसको मना करे. अगर हाथ से नहीं कर सकता तो जुबान से करे, और अगर जुबान से भी नहीं कर सकता तो उसको उस अमल को, उस बंदे को दिल में बुरा समझे. और ये हमारे ईमान की आखिरी जो है लेवल है कि वो दिल में हम सब बुरा समझ रहे हैं. तो ये जो हदीस है इसको मैंने अपने अल्फाज में बयान किया है. तो बेसिकली क्या है? मॉरल ऑटोनॉमी, मॉरल खुद मुख्तारी होनी चाहिए बंदे में. ठीक है, मॉरल ऑटोनॉमी क्या होती है इसकी आगे ये एक्सप्लेन अभी मैं कर रहा हूँ. मॉरल ऑटोनॉमी मींस सेल्फ गवर्निंग और सेल्फ डिटरमाइनिंग टू एक्ट इंडिपेंडेंटली. Moral autonomy is independent attitude of a person related to ethical issues. ठीक है, वो खुद मुख्तार हो. ethical issues के सामने कोई मसला आया है, एक ऐसा इखलाकी मसला आया है, और वो उसको उसमें फैसला करने के लिए वो इंडिपेंडेंट हो, उसको किसी का सहारा या किसी की हेल्प की या किसी की तजवीज़ की ज़रूरत ना पड़े, तो इसको कहते हैं जी मॉरल ऑटोनॉमी. मॉरल ऑटोनॉमी इन अदर वर्ड्स द स्किल and habit of thinking rationally about ethical issues on the basis of moral concern.
आपके पास आप देखते हैं आपके हमारे कल्चर में जरगे बहुत ज्यादा होते हैं, जरगे, ठीक है। जरगे में कौन सा मशर कौन होता है भाई? वो बंदा होता है भाई। ये उसमें ऐसे बंदे को बिठाते हैं जो कि काफी, आप देखेंगे जो जरगे के मशरान होते हैं वो काफी अठानमस बंदे होते हैं, बिल्कुल खुद मुख्तार बंदे होते हैं, ठीक है। काफी स्टेबल होते हैं अपनी सोसाइटी में, और ना सिर्फ स्टेबल होते हैं बल्कि इंटेलेक्चुअली वो स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। आप वो वो कहते हैं हर दर दर का पानी पिया होता है और दर दर की खाक छानी होती है। उनको हर रिवाज का, हर मसले का हल उनके जहन में मौजूद होता है। तो मॉरल ऑटोनमी में क्या है? ये एक ऐसा स्किल है, मॉरल खुद मुख्तारी, इखलाकी खुद मुख्तारी, ऐसी स्किल है या ऐसे आपके पास क्या कहते हैं, हैबिट 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 अच्छा, हैबिट तो आपको पता है उर्दू में इसको क्या कहते हैं, मेरे जहन में नहीं आ रहा। तो ऐसे आपके पास वो है जिसमें हम रेशनली डिसीजन ले सके, इथिकल इश्यूज के हवाले से हम लॉजिकल डिसीजन ले सके, रेशनल, लॉजिकल। अच्छा, अब द डिसीजन विदाउट फियर और फेवर, हम किसी से डर कर या किसी की खुशनुदी के लिए वो बंदा फैसले ना करे, बल्कि अपनी खुद मुख्तारी को जहन में रखे। This foundation of general responsiveness to moral values derives primarily from the training we receive as children in being sensitive to the needs and rights of others as well as of ourselves. बचपन से ही आपके पास जो है, जो हमारी तरबियत में ये शामिल है कि भाई एक बंदा मॉरली ऑटोनोमस किस तरह होगा, ठीक है। वो ना सिर्फ अपने दूसरों के हकूक का ख्याल रखेगा बल्कि अपनी जिम्मेदारियों और अपने हकूक का भी उसके जहन में होंगे, ठीक है। अगर किसी बच्चे की इस तरह की हमारी ट्रेनिंग नहीं होती, एज इट ऑफन इज विद सीरियसली अब्यूज चिल्ड्रन, ऐसे चिल्ड्रन जो कि सीरियसली उनको अब्यूज किया गया हो, बचपन में उनको मारा पीटा गया बहुत ज्यादा हो, उनको बात करने नहीं दिया गया हो, ठीक है। तो द ट्रेजिक रिजल्ट कैन बी एन एडल्ट सोशियोपैथ who lacks any sense of moral right or wrong. तो भाई ऐसे बच्चे जिनको बचपन में बहुत ज्यादा मारा पीटा गया हो, ठीक है, मार पीट तो हम सब ने खाई है। हमारा जो है बरसगीर के जो है हम वो हमारी मिट्टी ऐसी है कि मार पीट के बगैर हम पॉसिबल नहीं है बड़ा होना, ठीक है। लेकिन खैर आप लोग जो हैं फिर भी थोड़ा सा भी स्कूलों वगैरह में और कारियों वगैरह में पाबंदियां ज्यादा हो गई हैं, मार पीट थोड़ी कम हो गई हैं, ठीक है। लेकिन बात यही है कि ये हम उस मारपीट की बात नहीं कर रहे हैं कि एक अपना लेवल होता है जुल्म का, ठीक है। कुछ बच्चों पे उनको उनको अगर आप उनकी जो राइट जो है उनको बिल्कुल बोलने ना दें, उनकी हर बात दबाएं, वो मुंह से उनसे कोई चीज निकले भी नहीं होगी, आप उससे पहले ही ना कर दें, तो ये बेसिकली अब्यूज है। ऐसे बच्चे फिर जब बड़े होते हैं तो वो सोशियोपाथ होते हैं। सोशियोपाथ क्या होता है? बेसिकली साइकोपाथ नहीं है, ये साइकोटिक, ठीक है। सोशियोपाथ ऐसे लोग होते हैं जो कि सिर्फ खुद ही में मगन होते हैं, उनको सिर्फ अपने आप की परवाह होती है, उनको दूसरे लोगों के दर्द की या उनके क्या कहते हैं ऑब्लिगेशंस या उनकी जिम्मेदारियां या हकूक का बिल्कुल परवाह होती नहीं है, वो अपने ही फायदे के लिए काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को सोशियोपाथ कहते हैं, ठीक है। उनको दूसरा कोई नजर नहीं आता, उनकी सारी दुनिया वो सिर्फ अकेले वो खुद होते हैं, वो खुद ही में मस्त होते हैं, ठीक है। तो क्या है ये सोशियोपाथ्स को उससे बनते हैं। तो मॉरल ऑटोनॉमी के लिए कुछ आपके पास क्या है, स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, कुछ क्या कहते हैं मॉरल ऑटोनॉमी एक बंदे में लाने के लिए कुछ जो है कुछ एबिलिटीज चाहिए होती हैं, ठीक है। कुछ एबिलिटीज इंसान में लानी होती हैं, उनको इम्प्रूव करना होता है, तो वो बंदा मॉरली ऑटोनोमस हो जाता है। Improving the ability to reflect carefully on moral issues can be accomplished by improving various practical skills that help produce autonomous thought about moral issues. These skills include the following. तो इसमें कुछ स्किल्स हैं, ये 10 स्किल्स हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन।
फर्स्ट वन है मोरल अवेयरनेस। इस बंदे को पता हो कि जी ये यहाँ पे मॉरल इशू है, यहाँ पे कुछ खदशा है। आवाज आ रही है? यस यस सर। सर, आ रही है। यस सर, Yes. यस सर, यस सर। अच्छा। तो उस बंदे को पता हो कि मोरली अवेयर हो कि भाई यहाँ पे लेट से एक बंदा है, वो बच्चों को की स्वीट्स बेच रहा है, ठीक है। वो स्वीट्स बहुत, खैर स्वीट्स तो बच्चों के दांतों के लिए ऐसे ही बुरे होते हैं, लेकिन उसमें जो स्वीटनर डला हुआ है वो बहुत लो क्वालिटी का है। तो उस बंदे को, दुकानदार को, वो ही शुड बी मॉरली अवेयर कि भाई ये तो मैं पैसे कमा रहा हूँ लेकिन बच्चों की सेहत के साथ मैं खेल रहा हूँ। को अच्छे और बुरे में का पता होना चाहिए। तो ये है जी मॉरल अवेयरनेस। वो सोशियोपाथ ना हो कि बस उसको खुद ही कोकर बुलन इतना कि हर, ठीक है, उसको खुद ही नहीं, उसको पूरे जो है सोसाइटी का और दूसरों के हकूक का उसको अंदाजा हो, अवेयर हो। कॉजेंट मॉरल रीजनिंग, वही उसके सामने एक मॉरल ऑटोनोमस बंदा के कौन होता है कि उसके सामने मुख्तलिफ मॉरल एंड इथिकल डायलेमास आते हैं और उसको वो आसानी से हल करे और उसको समझ ले। तो कॉजेंट मॉरल रीजनिंग कि कोई मॉरल इशू है उसको वो कंप्रिहेंड करे, उसको वो एक्सट्रिकेट करे, उसकी जो कम्प्लेक्सिटीज हैं उसको रिमूव करे और उसको आसान और चीदा अल्फाज में लेके आए। इसको कहते हैं जी कॉजेंट मॉरल रीजनिंग। कंप्रिहेंशन को कहते हैं, बेसिकली आपके सामने एक पैराग्राफ है, काफी चीदा चीदा और मुश्किल इंग्लिश में वो लिखा हुआ है और आप इसको आसान अल्फाज में लेके आते हैं, तो इसको कहते हैं जी कंप्रिहेंशन। तो बेसिकली कॉजेंट मॉरल रीजनिंग भी यही चीज है। जब आपके पास एक मॉरल इशू आता है, एक इथिकल इशू आता है जो कि कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है, फ्रीकेन ज्यादा होते हैं, और अगर आप उसको थोड़ा सा आसान अल्फाज में, आसान शब्दों में लेके आते हैं तो उसको कहते हैं जी कॉजेंट मॉरल रीजनिंग। मॉरल कोहेरेंस मतलब कंसिस्टेंट हो। अब इस तरह है कि लेट से एक मसला आता है और उसमें वो जो फैसला करता है इसी तरह का दूसरा फैसला आता है और वो दूसरे फैसले में वो बिल्कुल अपोजिट जाता है, तो ये मॉरली फिर कोहेरेंट नहीं है। जो ऑटोनोमस बंदा होता है वो फुल टाइम जो फैसला करता है वो कंसिस्टेंटली ठीक फैसला करता है और अपने जो जाती क्या कहते हैं ख्वाहिशात हैं उसको वो निग्लेक्ट करता है और जो ठीक फैसला करना होता है वो करता है। मॉरल सॉरी मॉरल इमेजिनेशन, आपके सामने कोई इशू आता है, मॉरल इशू है, तो इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें जो सिनेरियो है उसमें उसकी इश्यूज को देखना और उसके लिए मुतबादिल हल तलाश करना। कि लेट से एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को करने में एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, अगर मैं इसको करता हूँ, लेट से जो मजदूर जो इस प्रोसेस को कर रहा है तो उसको क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। लेट से रोड कंस्ट्रक्शन है, गर्मी है, मजदूर वो वर्किंग करेगा और रमजान भी है, ठीक है, तो वो निडाल हो जाएगा और उसको उसका रोजा जो है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो मॉरल इमेजिनेशन ये है कि मैं इंस्टेड ऑफ डूइंग वर्क इन रमजान ऑन इन डे टाइम आई शुड स्किप ओवर टू नाइट टाइम। तो भाई ये मेरे पास मॉरल इमेजिनेशन है कि मैंने एक अच्छा हल ढूंढ लिया, एक मॉरली वाइबल हल ढूंढ लिया ताकि मॉरली और इथिकली मैं स्ट्रांग हो जाऊं और जो मेरा मजदूर है, जो दूसरा ह्यूमन बीइंग है, उसकी सेहत का मैं ख्याल रखूं। तो ये हो गया जी मॉरल इमेजिनेशन। मॉरल कम्युनिकेशन ये है कि मैंने जिस तरह बात की थी वो हदीस है कि आप एक तो क्या है, जब आप किसी बंदे को बुरा करते देखें तो हाथ से रोकें, हाथ से नहीं रोकते तो जुबान से रोकें। तो ये बात है, अगर आप देखते हैं एक दुकानदार है जो कि जाली चीज बेच रहा है जो कि बच्चों की सेहत के लिए खतरनाक है, या एक व्यापारी है, दूध वाला है जो कि जो है
ऐसा दूध भेज रहे हैं जिसमें केमिकल मौजूद है, तो आप लोगों में एक मॉरली ऑटोनोमस पर्सन में इतना उसके अंदर दमखम होना चाहिए कि वो जाके कम्युनिकेट करे अपनी जो थॉट्स हैं, उस वो जो उसके जहन में मौजूद है, ठीक है, ताकि वो उसको एक्सप्रेस करें उस बंदे को, उस सोसाइटी में। वो एक क्या कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करे कि भाई ये फलाना दूध वाला है और ये मिलावट कर रहा है, तो ये नुकसानदेह है। तो ये आपके पास मॉरल कम्युनिकेशन का एस्पेक्ट है। मॉरल रीजनेबलनेस है, मॉरली रीजनेबल, ठीक है। द विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू बी मॉरली रीजनेबल, जो आपके पास दलाइल हैं आपको जो आएंगे, एक, ठीक है, लेट से दुकानदार है, दूध बेच रहा है मिलावट शुदा, आपने उसे कम्युनिकेट किया कि भाई ये तुम गलत कर रहे हो, वो उधर से रीजन देता है कि भाई मैं दूध दे रहा हूँ 100 रुपए का और मार्केट में रेट है 120 रुपए, तो ये मेरा रीजन है कि मैं दूध इस वजह से मिक्स कर रहा हूँ इसमें पानी। तो आपके पास उसको जवाब देना, किस तरह जवाब देंगे, ये है जी मॉरल रीजनेबलनेस, ठीक है। फिर रिस्पेक्ट फॉर पर्सन, जेन्युइन कंसर्न फॉर द वेल बीइंग ऑफ अदर्स एज वेल एज वन सेल्फ। जो मॉरली ऑटोनोमस बंदा होता है तो उसमें उसको दिल में ना सिर्फ दूसरों के लिए एहतराम होता है और उनकी केयर करता है, बल्कि अपने भी जाती क्या कहते हैं एहतराम या सेल्फ रिस्पेक्ट भी उसमें होती है। टॉलरेंस ऑफ डाइवर्सिटी, भाई वो रंग, जात पात को, मजहब को जो है खातिर में नहीं लाता और फैसले इसके इर्रेस्पेक्टिव करता है, जिस तरह हमारा दीन हमें पढ़ाता है कि मुस्लिम को क्या कहते हैं, अरबी को अजमी पर, और इस तरह जो बाकी वो है उसको मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा आपको खुलासा या इशारा दे दिया करूँ। ये हदीस और ये आयत वगैरह इस तरह होती है कि जो कि थोड़े बहुत भी वो हो जाए, तो मेरे ख्याल में इसको आप सिर्फ हवाला ही दें तो बेहतर होगा। उसको उसको नकल करने की कोशिश, जब मुझे फुल याद नहीं है, रटा नहीं है, या मेरे सामने लिखा हुआ नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको ना बोलूं, मतलब पूरा ना बोलूं, सिर्फ उसका हवाला दे दूं, आपको इशारा दे दूं ताकि आप वो समझ जाएं। तो यही चीज है टॉलरेंस ऑफ डाइवर्सिटी में। हमारे जो आपके पास खुद में जो तलविदा में वो हुआ था, वही चीज यहाँ पे भी है कि आपके पास मोरली ऑटोनोमस बंदा वो जात पात को, वो रंग को, ठीक है, मजहब को वो नजर ना रखे और इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट वो फैसला करे। मॉरल होप, ये थोड़ा सा ठीक है। Enrich appreciation of the possibilities of using rational dialogue in resolving moral conflicts। तो भाई मॉरल होप क्या है, एक मिनट, एक मिनट, अच्छा मेरा फोन आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह करम, आप खैर से?
अच्छा जी, सॉरी, चेयरमैन साहब का फोन था तो इग्नोर भी नहीं कर सकते थे। अच्छा जी, ये मॉरल होप जो है ये थोड़ा सा एम्बिगुअस है। तो मेरे पर्सपेक्टिव में तो ये है, बुक तो अंग्रेजों की है, लेकिन हम बीइंग मुस्लिम हम अपने पर्सपेक्टिव में ज्यादा फोकस करेंगे कि भाई मॉरल होप ये है कि मैं अच्छा कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं जजा की भी उम्मीद रख रहा हूं। तो ये इसी चीज को एक बंदा है, मतलब अब हम मुसलमान हैं, ठीक है, हमारा हम ईमान लेके आए हैं अपने खुदा और रसूल पे। बेसिक एम हमारा क्या है? जजा का, जन्नत का। तो मॉरल होप भी यही है कि एक बंदा है वो जब दूसरों के अच्छों का ख्याल रखता है, ठीक है, वो कहते हैं कि जी दूसरे इंसानों को, हैवानों को और जो कायनात है उसको तकलीफ ना पहुंचे, तो बेसिकली ही इज एक्सपेक्टिंग सम अवार्ड इन रिटर्न। तो मॉरल होप क्या है? हम जिस तरह हम कहते हैं कि जी हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा देते हैं, ज़कात देते हैं, किस चीज के लिए? इन द एंड जन्नत के लिए, ठीक है। अब भी आपके पास जो है फायदा है, दुनियावी और उखरवी दोनों फायदे के लिए, ठीक है। तो ये है एक मॉरल ऑटोनमस पर्सन क्यों वो करता है, ताकि क्योंकि उसके जहन में, उसके दिल में मॉरल होप होगी कि भाई मैं मॉरली अच्छा बिहेव करूंगा, मैं दूसरों के हकूक का ख्याल रखूंगा, तो मुझे जो है मेरा अल्लाह नवाजेगा। तो मॉरल होप, मैंने इसको थोड़ा सा सर्च करने की कोशिश की क्योंकि बुक में बस ये दो लाइनें मौजूद थी। उसको मैंने सर्च करने की कोशिश की तो मुझे ये सारी जो फेथ या ईमान के हवाले से ही बातें मिली हैं, और कुछ ज्यादा खास डिटेल नहीं मिली फिलहाल। तो ये मैं अपने अल्फाज में आपको मॉरल होप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए। इंटीग्रिटी, खुद खुद मुख्तारी को कहते हैं मेंटेनिंग मॉरल इंटीग्रिटी एंड इंटीग्रेटिंग वंस प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल कन्विक्शंस। तो भाई एक बंदा है वो मॉरली ऑटोनोमस कब होगा? जब वो खुद मुख्तार होगा। अब मैं जरगे में बैठा हूँ और दो फरीकेन आए और एक फरीक जो है वो मेरे मामू का बेटा है, या ठीक है, या उसने मुझे 2 लाख रुपए छुपा के मेरे जो है घर पहुंचा दिए, तो भाई मेरी इंटीग्रिटी जो है, मेरी खुद मुख्तारी जो है वो क्या होगी? अंडरमाइन होगी। अब मैं फैसला करूंगा उस फरीक के हक में जो जिसने मुझे फायदा दिया हुआ है या जिससे मेरा फायदा है। तो ये मेरी मॉरल ऑटोनॉमी को जो है केस पहुंचाएगी। हम देखते हैं मोस्टली जरगे में जो मशर होता है वो उन दोनों से रिलेटेड होता है, लेकिन वो ऐसा बंदा होता है वो कहते हैं कि जी ये फैसला करेगा तो ये ठीक करेगा, मुझे इसका फैसला मंजूर है क्योंकि ये हमेशा क्या है, अदल का साथ देगा, ये इसको नहीं देखेगा कि मेरा रिश्तेदार है या उसका रिश्तेदार है। तो इंटीग्रिटी एक मॉरली ऑटोनोमस बंदे के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई ये थे जो स्किल्स दैट आर नीडेड फॉर मॉरल ऑटोनॉमी। अब हमारे पास कुछ केस स्टडी है। अब केस स्टडी में क्या है, एक इंजीनियर है, यहां तक समझ आ गई है मॉरल ऑटोनॉमी? यस सर। अच्छा, अब एक इंजीनियर है, वो एक कंपनी में जॉब कर रहा है। अब इस तरह है कि उसने डिजाइन बनाया है एक फ्लैश लाइट का। फ्लैश लाइट में उसने जो बल्ब इंस्टॉल किया है, जब वो जो प्रोडक्ट बन गया है तो उसको फाइनल टेस्टिंग या थोड़ा बहुत जो उसने सप्लाई शुरू की है कंज्यूमर को, तो उसको पता चले कि भाई उसमें जो उसने बल्ब लगाया था, जो रिकमेंड किया था बल्ब, वो थोड़ा सा जल्दी खराब होने वाला है। अब उसके लिए मॉरल डायलेमा या मॉरल इशू आ गया कि आया अगर वो अपने मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करेगा कि भाई जी यहाँ पे इसमें जो मैंने डिजाइन बनाया था, ये मैंने सिलेक्शन ऑफ पार्ट्स किए था वो गलत था, उसमें इशू है, तो भाई ये उसके लिए एक मॉरल चैलेंज हो गया, ठीक है। अब वो उसको बताएगा तो उसकी साख पे, उसकी इज्जत पे शायद फर्क पड़े। ओ ठीक है, लेट्स से उसने बता दिए सब कुछ, वो क्या कहते हैं, खड़वा घूंट ले लिए कि भाई बस छोड़ो, मेरी इज्जत को छोड़ो, मैं चाहता हूं कि कंज्यूमर को फायदा हो, ठीक है। तो उन्होंने मैनेजमेंट को बताया। अब मैनेजमेंट ने कहा जी
मैनेजमेंट के पास तो एक तो ये कि एक बात ये कि उनको जो बल्ब, उसने कहा कि इस बल्ब की जगह मैं एलईडी लगाता हूँ तो ये फ्लैश लाइट जो है उसकी लाइफ ज्यादा हो जाएगी, लेकिन वो एलईडी थोड़ा सा महंगा है, बहुत कम मीगर अमाउंट में, लेकिन महंगा है। मैनेजमेंट कहती है कि भाई हम इसमें एलईडी नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? एक तो महंगा हो जाएगा, फ्लैश लाइट हमें महंगा पड़ेगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, और दूसरा अगर हमने इस तरह का फ्लैश लाइट बना दिया जो 1 साल की जगह 5 साल लगातार काम करे, तो भाई हमारे नए कंज्यूमर्स किधर से आएंगे? अब अगर ये वाला है साल बाद खराब होता है तो बस जो भी कंज्यूमर है पुराना वो 1 साल यूज करेगा, उसके बाद उसको हटा के दूसरा लेगा, खरीदेगा, क्योंकि ये पहला वाला खराब हो गया होगा। तो इस तरह क्या है, ये आपके पास इसको कहते हैं जी बिल्ट इन ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेसेंस जो है, बिल्ट इन ऑब्सोलेसेंस। अब ये क्या होता है? बिल्ट इन ऑब्सोलेसेंस जो होता है, ऑब्सोलेंस ऑब्सोलीट से निकला है, ऑब्सोलीट खराब होना। आपके पास इन दिनों जी ट्रेंड बना हुआ है, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, पहले जापान वाले इस तरह के प्रोडक्ट बनाते थे जो कि लाइफ टाइम लास्ट करता था, लेकिन अगर हम अभी देखें तो उनके जो पार्ट्स होते हैं उनकी सर्विस लाइफ होती है 5 साल बाद, 6 साल बाद। उस जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाती है, तो आपको वो प्रोडक्ट हटा के नया प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है। तो ये आपके पास जो बिल्ट इन ऑब्सोलेसेंस है ये अब हर किस्म के प्रोडक्ट्स में आ रही हैं। वो प्रोडक्ट वो जो बनाते हैं लेट से 5 साल 10 साल वो एक लाइफ देते हैं, गारंटी भी उसकी दे देते हैं कि 10 साल तक ये खराब नहीं होगा। उसके बाद भाई वो 10 साल पूरे होते हैं और उसके बाद पता नहीं उन्होंने इसमें एक्सपायरी की कुछ चीज लगाई होती है कि जो भी होता है वो चीज फिर ब्रेक डाउन उसमें शुरू हो जाता है। कंज्यूमर एक चीज रिपेयर करता है, फिर दूसरी करता है, तीसरी करता है, आखिर में तंग आके उसको हटा के नए खरीद लेते हैं वही चीज। तो ये एक स्ट्रेटेजी है जिसको अभी जो है जो माहिरीन है उसको उन लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया है, जो कि मॉरली और इथिकली रॉन्ग है। एक एक ये केस स्टडी होगी। दूसरी केस स्टडी है भाई इस तरह है कि आपके पास एक क्या होता है, एक मिनट, ये लीनियर इलेक्ट्रॉन एक्सेलेरोमीटर। ये क्या होता है? ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि एक्सरेज या इलेक्ट्रॉन रेज को, अब जब इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करना चाहते हैं, या मुख्तलिफ आपके पास जो एक्सरे मशीन्स होती हैं और एमआरआई मशीन्स और सीटी स्कैन मशीन्स, इसमें ये लगे होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेलेरोमीटर, ठीक है, जो कि आपके पास फोटोन की रेज को या इंफ्रारेड रेज या क्या कहते हैं एक्स रेज प्रोड्यूस करती हैं, जिसके थ्रू हम मुख्तलिफ ट्रीटमेंट या इमेजिंग कर सकते हैं, कैंसर ट्रीटमेंट वगैरह वगैरह, या इमेजिंग, एक्सरे इमेजिंग या सिटी स्कैन या एमआरआई इमेजिंग हम कर सकते हैं। अब इस तरह था कि एक हॉस्पिटल था, वहां पे उन लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ था एक मशीन जो कि यही काम कर रहा था। अब उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, लेट से हम कहते हैं कि जो वो ट्रीटमेंट के लिए किस चीज की, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए वो इक्विपमेंट लगा हुआ था। अब इस तरह था कि ये आप अगर जाते हैं हॉस्पिटल में, खुदा ना खास्ता अगर गए होंगे सीटी स्कैन या एमआरआई आप कराते हैं, तो वो एक जो रूम होता है जिसमें पेशेंट को बिठाते हैं, तो वो एक किस्म का केज सा होता है, एक बंद सा कमरा होता है जो कि फुली इंसुलेटेड होता है, ठीक है, उसमें डस्ट वगैरह इंटर नहीं करता, उसका टेम्परेचर भी कंट्रोल होता है, साउंड प्रूफ होता है। अब अमूमन ये होता है कि उसमें जो ऑपरेटर जिसको ऑपरेट करता है तो वो उस पेशेंट के रूम में नहीं रहता, क्योंकि वो एक्सरेज की एक्सेसिव डोज फिर उसको अब्जॉर्ब करेगा, जिसके उसको खुद कैंसर होने का खदशा होता है। तो इस ऑपरेटर को एडजेसेंट दूसरे रूम में बैठाया होता है, वो कंप्यूटर पैनल्स के सामने बैठा होता है और वो वहां से इस मशीन को कंट्रोल करता है। और तो उस पेशेंट को अमूमन इस तरह होता है कि स्क्रीन वगैरह या कोई दरमियान में शीशा वगैरह लगा होता है तो उसको पेशेंट नजर आ रहा होता है, या इस तरह होता है कि कैमरा वगैरह लगा होता है या माइक ऑडियो डिवाइसेस लगे होते हैं। अब इस तरह है कि इस हॉस्पिटल में जो लगा था, एक ये मशीन लगी हुई थी, उसमें इशू ये था कि उनका कैमरा भी काम करना छोड़ दिया था और उनके माइक और स्पीकर भी काम नहीं कर रहे थे। तो इस तरह था कि ये मशीन वो कभी ना कभार इस तरह होता था कि ये हाई डोज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या जो रेस थी वो इमिट करती थी और पेशेंट को तकलीफ होती थी और एक पेशेंट मर भी गया था।
और चूंकि ऑपरेटर दूसरे कमरे में होता था और ना ही कैमरा था और ना ही उसके पास ऑडियो कोई डिवाइसेस मौजूद थे जिसमें उसको पेशेंट्स की कंडीशन का पता चलता, और पेशेंट बाहर निकल भी नहीं सकता, एक दफा बिठा दिया, दरवाजा बंद कर दिया, बात खत्म। अब इस तरह है कि ये एक मोरल इशू बन गया। अब इस तरह है कि एक तो मशीन में मसला था कि कभी कभार वो ज्यादा डोज देता था, तो और दूसरा हॉस्पिटल के लिए भी इशू था क्योंकि उन लोगों ने कैमरा या उन लोगों ने स्क्रीनिंग वगैरह कोई सेटअप दोबारा जो था वो ठीक नहीं किया या लगाया ही नहीं था। तो एक तो इशू आ गया उस अस्पताल पे कि भाई उन लोगों ने इस चीज का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। दूसरा मोरल एथिकल इशू उस मैन्युफैक्चरर का था जिसने ये डिवाइस या मशीन प्रोड्यूस की थी जिसमें कभी कभार ये इशू आता था। तो पहले पहले जब ये इशू हुआ, एक बंदा मरा, तो जब रिपोर्ट हुआ तो जो मैन्युफैक्चरर था वो आया, उसने कहा कि जी इस तरह का मसला है ही नहीं मेरे मशीन में, आप ये वैसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि अपेरेंटली उसको जब मशीन को रन किया तो कुछ इशू नहीं आ रहा था। लेकिन बाद में बहुत तगदो करने के बाद पता चला कि जी उस मशीन में इशू था, उसकी प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा इशू था कभी कभार, और वो प्रोग्रामिंग में इशू उस मशीन को थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए उसने तो कोडिंग में थोड़ी छेड़खानी की थी, जिसकी वजह से वो मशीन कभी कभी गलत परफॉर्म करती थी, जिसकी वजह से ये इशू आता था। तो इवन दो उसने टू मेक इट यूजर फ्रेंडली फॉर द ऑपरेटर, उसने मशीन में छेड़खानी की थी अच्छे इंटेंशन के साथ, लेकिन उसके अच्छे इंटेंशन इन लेड टू द तकलीफ ऑफ क्या पेन इन पेशेंट्स या उनकी डेथ। तो ये एक मोरल इशू है। तो इस तरह के इश्यूज हम इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे जब ये कोर्स पढ़ेंगे एंड तक। तो हम फिर ऐसे इश्यूज में हमारे पास इतनी मोरलिटी ऑटोनॉमी आ गई होगी कि ऐसी इशू को हम डिस्कस करेंगे और उसका रीजनेबल हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। तो ये जी आज का लेक्चर था। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें, नहीं है तो हम फिर क्लास डिसकंटिन्यू कर लेते हैं।